अगर आप 2026 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में एक अच्छी सी जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना ही पड़ेगा। और इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि कैसे हम 2026 में फुल स्टैक डेवलपमेंट को एकदम ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक मास्टर कर सकते हैं, ताकि हम जॉब रेडी हो सकें, हम प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस बना सकें। और यहाँ पर हम हवा-हवाई बात नहीं करेंगे कि 3 महीने में कैसे फुल स्टैक डेवलपर बने, 4 महीने में कैसे फुल स्टैक डेवलपर बने। हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब ये हमारा रोड मैप जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है। इतना ज़्यादा डिटेल्ड रोड मैप आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये रोड मैप पूरे 1 साल का है। अगर किसी को ज़ीरो नॉलेज है कोडिंग की, तो उसके लिए 1 साल का है। अगर आपको ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपमेंट आता है, आपने ऑलरेडी जॉब की है या इंटर्नशिप की है या आप फ्रंट एंड के कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, तो आप इस चीज़ को 6 मंथ्स के अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये पूरा रोड मैप हाइली कस्टमाइज़ेबल है आपके करंट स्किल लेवल के ऊपर। मैं आपको एक नोशन का पूरा पेज प्रोवाइड करूँगा, जिसको आप बड़े ही आराम से एडिट कर सकते हैं अपने स्किल लेवल के अकॉर्डिंग। अब हम इससे पहले कि इस रोड मैप को स्टार्ट करें, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करना चाहता हूँ कि क्यों हमें फुल स्टैक पढ़ना ज़रूरी है? क्या हम केवल फ्रंट एंड पढ़कर जॉब नहीं पा सकते हैं? और बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि अब सर बैक एंड पढ़ाने लगे हैं, उनका पेड कोर्स आ गया है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि फ्रंट एंड पढ़ के अब जॉब नहीं लगेगी, आपको फुल स्टैक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर आपने थोड़ा-सा भी एआई यूज़ किया है, थोड़ा-सा भी एआई का यूज़ करके कोड किया है, तो आप कमेंट करके बताइए कि एआई फ्रंट एंड का कितना अच्छा कोड लिखने लगा है आज के टाइम पर। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें काफ़ी अच्छे से कर रहा है। 90% कोड एआई लिख रहा है आज के टाइम पर फ्रंट एंड का। मैंने पिछले 1 साल से फ्रंट एंड का कोई कोड ही नहीं लिखा है। मैंने 90% कोड एआई से लिखवाया है, थोड़ी बहुत जो दिक्कतें थी उसको फिक्स करवाया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप एआई को फ्रंट एंड डिज़ाइन के लिए, यूआई डिज़ाइन के लिए कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कितना एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप राइट टूल यूज़ कर रहे हैं, आपको राइट टूल पता है, तो आपको 90% फ्रंट एंड का कोड आज के टाइम पर लिखना नहीं पड़ रहा है और ये एडवांसमेंट धीरे-धीरे आगे ही बढ़ती जाएगी। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, तो आपके लिए ये अवेकनिंग टाइम है। बहुत सही टाइम है, पिवट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, अपनी स्किल को पूरा फुल स्टैक बनाइए, ठीक है? फ्रंट एंड ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। फ्रंट एंड का काम एआई करेगा। मैं खुद एक टाइम पर फ्रंट एंड इंजीनियर था। मैंने फ्रंट एंड का पूरा कोर्स ही बनाया है यूट्यूब पे। और पहले के टाइम पर जब कोई बोलता था कि फ्रंट एंड जाने वाला है, फ्रंट एंड मतलब डेड है, ऐसा कोई बोलता था, तो मुझे गुस्सा आता था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फ्रंट एंड में इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी होती हैं, इतने सारे मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, रिएक्ट है, कंपोनेंट्स हैं, प्रॉप्स हैं, बहुत सारी एडवांस चीज़ें करते हैं मतलब फ्रंट एंड के अंदर। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन है, सिक्योरिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन एआई आज के टाइम पर वो कर रहा है, ये आज के समय की रियलिटी है, ये फ्यूचर की बात नहीं है। फ्यूचर में और भी इम्प्रूव होगा, ठीक है? और जब से मैंने बैकएंड को एक्सप्लोर किया है, तब मुझे पता चला है कि फ्रंट एंड इज़ शाइनी रिवर एंड बैकएंड इज़ एंडलेस ओशियन। बैकएंड बहुत बड़ा है। अगर आपको असली इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, सीखना है, तो आपको बैकएंड सीखना ही पड़ेगा। ठीक है? तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस टॉपिक के ऊपर, फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड? और एआई सबसे पहले बैक एंड को लेके जाएगा कि फ्रंट एंड को लेके जाएगा? ठीक है? तो आप कमेंट करके बताना और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने रोड मैप को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ। तो ये हमारा फुल स्टैक का कंप्लीट रोड मैप। ये नोशन का एक पेज है, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आगे चल के बताऊँगा कि आपको ये नोशन का पेज कैसे मिलेगा और कैसे आप इसको एडिट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इस पूरे रोड मैप को मैंने अलग-अलग फ़ेजेस में डिवाइड किया है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 ऐसे ही 15 फ़ेजेस हैं। टोटल 15 फ़ेजेस हैं और ड्यूरेशन 52 वीक्स है। 52 वीक्स का मतलब 1 साल। टोटल 1 साल का ये रोड मैप है और मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि वीकली आपको 40 आवर्स का टाइम मिल रहा है। अब आप चाहे 8-8 घंटा 5 दिन पढ़ें या फिर 6-6 घंटा ऐसे ही मतलब आप जिस तरह से आप चाहें उस तरह से पढ़ें। लेकिन वीकली यहाँ पर मैं अज़्यूम करके चलूँगा कि ये 40 आवर्स का टाइम आपको मिल रहा है और टोटल आपको 2080 घंटे देना है। अगर आप इतना समय देते हैं, तो आप एक बहुत ही खतरनाक लेवल के फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे, आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। यहाँ पर हम
शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे हैं कि आप 3 महीने में जॉब पा लीजिए, 4 महीने में जॉब पा लीजिए। हम रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। इससे पहले कि हम रोड मैप के अंदर आगे बढ़ें और टॉपिक्स को डिस्कस करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश सीखना। अगर आपको जॉब चाहिए इस फील्ड के अंदर, तो आप इंग्लिश पहले सीख लीजिए और उसके लिए मैंने इंग्लिश का एक रोड मैप ऑलरेडी बना के रखा है। आप ये चीज़ सर्च कर लेना गूगल पे और आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप ये देख लेना। 2 वीडियोज़ हैं, आप ये रोड मैप वाली वीडियो देख लेंगे, उतना ही मोर देन इनफ है। ठीक है? तो ये चीज़ सॉर्टेड है। अगर आपको जॉब नहीं चाहिए, आपको अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो भी आप इंग्लिश सीख लीजिए। ठीक है? तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप तब भी इंग्लिश सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। ठीक है? अब हम अज़्यूम कर लेते हैं कि आपको इंग्लिश आ गई है और आप 40 आवर्स अ वीक टाइम दे पा रहे हैं। अगर आपके पास 40 आवर्स नहीं है, आप 20 आवर्स ही दे पा रहे हैं, तो आप यही ड्यूरेशन, जैसे मैंने बोला 1 साल में आप सीख पाएँगे, आप 2 साल बढ़ा लीजिए। 2 साल लगेगा अगर आपको अच्छे से सीखना है तो, अगर आपको जॉब चाहिए तो। और अगर आपके पास ऑलरेडी मान लो कि फ्रंट एंड इंजीनियरिंग की जॉब है, फ्रंट एंड की जॉब है, तो आप इसी चीज़ को 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना टाइम मिल रहा है। ठीक है? तो हमारा इस रोड मैप का क्या टारगेट है? टारगेट है जॉब रेडी होना, प्रोडक्शन रेडी होना। थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। प्रोडक्शन रेडी फुल स्टैक डेवलपर, जॉब रेडी फुल स्टैक डेवलपर हमें बनना है। और इस पूरे रोड मैप के अंदर हम प्रोडक्शन ग्रेड SaaS प्रोजेक्ट्स बनाएँगे। हम छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स तो बनाएँगे ही, लेकिन वो हमारा मेन फ़ोकस नहीं होगा। हम इंफ्रा हेवी, जैसे कि फ़ाइल स्टोरेज ऐप या फिर LMS ऐप या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप, इसमें से कोई भी एप्लीकेशन चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो चूज़ कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ाइल स्टोरेज बनाएँ या फिर LMS बनाएँ। तो ये सारी एप्लीकेशंस हम क्यों चूज़ करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है। व्हाई वी चूज़ इंफ्रा हेवी SaaS प्रोजेक्ट्स लाइक फ़ाइल स्टोरेज, LMS या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग। वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे कि आप यूट्यूब ले लीजिए, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या फिर विमियो, ये भी एक सर्विस है, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस। तो उस तरह की सर्विस जब आप बनाएँगे, उस तरह का एप्लीकेशन जब आप बनाएँगे, तब आप फुल स्टैक के सब, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख पाएँगे। बिकॉज़ यहाँ पे लिखा है, बिकॉज़ दे फोर्स अस टू हैंडल लार्ज डेटा एट एट स्केल अक्रॉस मेमोरी, यानी कि रैम के अंदर लार्ज डेटा, बड़ी-बड़ी फाइल्स को, मान लो कि 50 जीबी की फाइल है, तो अब हम उसको कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने, जैसे किसी को अपलोड करना है 50 जीबी की फाइल, तो कैसे अपलोड कर सकता है? रैम 12 जीबी की है या रैम 16 जीबी की है, तो कैसे ये फाइल अपलोड होगी? कैसे नेटवर्क के थ्रू ये फाइल पास होगी? कैसे स्टोर होगी? अपने सर्वर के अंदर रख देंगे तो सर्वर के अंदर तो 10-12 जीबी की ही स्टोरेज मिलती है, या बहुत ज़्यादा तो 128 जीबी की, 256 जीबी की, या 1 टीबी की स्टोरेज मिल जाएगी। लेकिन अगर बड़ी-बड़ी फाइल्स को, ज़्यादा फाइल्स को स्टोर करना है, तो हम सर्वर के ऊपर स्टोर ही नहीं कर सकते हैं। हमें इसको क्लाउड के ऊपर अलग से मैनेज करना होगा, ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज़ करना होगा। तो ये फ़ोर्स करते हैं, ये सारी एप्लीकेशंस आपको फ़ोर्स करेंगी कि आप जो फुल स्टैक का अलग-अलग एस्पेक्ट है, उसको अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है? सिक्योरिटी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लार्ज स्केल पर हैंडल करना है, व्हिच इज़ व्हाट रियल इंजीनियरिंग इज़ अबाउट। यही रियल इंजीनियरिंग है, ठीक है? जब आप बड़े स्केल पे अच्छे से स्केलेबल और परफॉर्मेंट तरीके से एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं और ऐसे एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं ना, तब आप रियल इंजीनियरिंग सीखते हैं। इसीलिए इस तरह की एप्लीकेशन को चूज़ करना है। अब शुरुआत में जैसे आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाएँगे, वहाँ पर हम छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे आप बैकएंड में आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आप इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फ़ोकस करना शुरू करेंगे। और इस वीडियो में मैं केवल टॉपिक्स ही नहीं बताऊँगा, मैं आपको रिसोर्सेज़ भी प्रोवाइड करूँगा कि आप कहाँ से सीख सकते हैं। अब ये सारे रिसोर्सेज़ जो हैं, वो सारे मेरे हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं और फ़ेज़ नंबर 1 को देखते हैं कि फ़ेज़ नंबर 1 के अंदर हमें क्या सीखना है। फ़ेज़ नंबर 1 है हमारा कंप्यूटर साइंस एंड वेब फाउंडेशन। कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स वर्क कैसे करते हैं, CPU क्या होता है, मेमोरी क्या होता है। मेमोरी जब बोलते हैं ना कंप्यूटर के लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, तो मेमोरी का मतलब SSD नहीं होता है, मेमोरी का मतलब होता है रैम, ठीक है? तो मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज या फिर डिस्क जब बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है SSD। तो आपको CPU, मेमोरी, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोसेस थ्रेड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, फाइल परमिशंस, ये सारी चीज़ें सीखनी हैं। ये OS के बेसिक्स हैं और ये आप कहाँ से सीख सकते हैं? फ्री में आप सीख सकते हैं। मैंने रिसोर्स बना के रख दिया है। यहाँ पर अगर हम ओपन करेंगे, तो ये रोड मैप के करस्पॉन्डिंग मैंने
एक दूसरा पेज भी बना के रखा है, इसको भी मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? फ़ेज़ 1 है कंप्यूटर साइंस, यही जो भी डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स हैं, वो सीखने हैं और ओएस एंड टर्मिनल बेसिक्स, ये यहाँ पे लिंक है, ठीक है? इसको आपको ओपन करना है और ये यूट्यूब पर फ्री में प्लेलिस्ट है, ठीक है? ये हमारा नोड जेएस का एक तरह से फ्री प्रीव्यू है और मैंने अगर आप चैनल के ऊपर जाके देखेंगे तो ओएस का सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है यहाँ पे। उसका लिंक मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया है, एक बार मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर हम प्लेलिस्ट के अंदर आएँगे, तो आप यहाँ से किधर गया? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से टर्मिनल सीख सकते हैं। लेकिन मैंने वो लिंक नहीं प्रोवाइड किया, अलग-अलग इन दोनों का लिंक नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस ऑर्डर में सीखें। किधर गया हमारा? आप ये वाला, इस ऑर्डर में सीखें। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं टर्मिनल से, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप टर्मिनल से मत स्टार्ट करिए। आपको क्या करना है, एग्ज़ैक्ट क्या फ़ॉलो करना है, आपको पहले ये 2 वीडियोज़ देखनी है, ठीक है? अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तब आपको ये फ़ॉलो करना है। जैसे ये आपको विज़ुअल स्टूडियो कोड भी नहीं पता है क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें मैंने इन दोनों वीडियोज़ में बताई हैं। कैसे एचटीटीपी वर्क करता है, कैसे रिक्वेस्ट आती है, कैसे ब्राउज़र के अंदर ओपन होता है। तो कैसे बेसिक कोडिंग करनी है, आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो देखना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करना है। ये बैकएंड का हमारा एक तरह से वो है, फ्री प्रीव्यू है, हमारे पेड कोर्स का फ्री प्रीव्यू है। और आपको कहाँ तक देखना है? आपको ये पूरा देख लेना है, ये पूरा देख लेना, हल्का-सा इंट्रोडक्शन है, स्टोरी है और ये रोड मैप है बैकएंड का, आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं। अगर आप बैकएंड के अंदर और भी डिटेल में जाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आपको ऑलरेडी कोडिंग आती है, तो आप इसको देख लेना, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है? और फिर बाकी ये छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं, आपको टर्मिनल देखना है और यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ब्लू कलर का जहाँ तक है, यहाँ तक देखना है, फिर यहाँ से छोड़ देना है, ठीक है? तो ये ब्लू कलर तक, ये हमारे पेड नोड जेएस कोर्स का ही शुरुआत का हिस्सा है। शुरुआत के 3 सेक्शंस यहाँ पर हैं और चौथा सेक्शन ये है। ये भी आपको देखना है, जब आगे चलेंगे आप, जब हम बैकएंड पे पहुँचेंगे तब आपको देखना है। यहाँ तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स, टर्मिनल के फंडामेंटल्स और बेसिक इंटरनेट के फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है? तो आपको इतना चीज़ देखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या देखना है आपको? आपको टर्मिनल के बारे में करना है, ठीक है? तो ये टर्मिनल और ये दोनों चीज़ें हो गई आपकी ऑलरेडी। गिट एंड गिटहब, ठीक है? गिट एंड गिटहब का भी मेरी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप गिट एंड गिटहब देखेंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको इसका लिंक तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, मैं शायद भूल गया हूँ। 1 मिनट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये है, ठीक है? तो आपको पूरा नहीं देखना है, इसको बस यहाँ तक देखना है। हाउ टू मर्ज या गिटहब तक, जहाँ पे गिटहब आ गया ना, बस आप यहीं तक देख के ख़त्म कर दीजिए। आप बाकी चीज़ें बाद में देख सकते हैं। आपको पूरा शुरू में देखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आपको टर्मिनल आ गया है, आपने ऑलरेडी यहाँ पर टर्मिनल पढ़ लिया है इधर, यहाँ पे टर्मिनल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे टर्मिनल का दोबारा से यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ लिया है। फिर गिट एंड वर्ज़न कंट्रोल ये कैसे यूज़ करते हैं, ये 1, 2, 3, 4 ये वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है? आप चैनल के ऊपर जाएँगे, आपको प्लेलिस्ट के अंदर ये चीज़ मिल जाएगा। यहीं पर अभी हमने ओपन किया ना चैनल से, ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? अब गिट एंड गिटहब हो गया, ये हमारा फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर देगा और इसको कंप्लीट करने में आपको कितना समय लगेगा? 2 वीक्स का समय लगेगा। प्रोवाइडेड आप 1 वीक में 40 घंटा दे रहे हैं तो 2 वीक्स के अंदर आपको ये कंप्लीट कर देना है, ठीक है? और वेब के बेसिक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर पता चल जाएँगी। यहाँ पर, किधर गया? ये गायब ही हो जा रहा है बार-बार। यहाँ पर वेब के बेसिक्स, इंटरनेट के बेसिक्स कैसे वर्क करते हैं, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएँगी, ठीक है? अब हम आते हैं फ़ेज़ 2 के अंदर। तो फ़ेज़ 2 है हमारा एचटीएमएल एंड सीएसएस फाउंडेशन। इसके लिए आपको 3 वीक देना है। पहले मैं सीएसएस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करता था। मैं बोलता था कि आप 2 महीने तक सीएसएस पढ़ो, लेकिन अब आपको सीएसएस उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक सीएसएस सीख लीजिए, बेसिक रिस्पॉन्सिव लेआउट सीख लीजिए, फ्लेक्स बॉक्स सीख लीजिए, ठीक है? उतना ही काफ़ी है। तो इसके अंदर हमें पहले एचटीएमएल पढ़ना है। एचटीएमएल के लिए प्लेलिस्ट है यहाँ पे। मैं रिसोर्सेज़ वाला ये ओपन कर लेता हूँ। ये रिसोर्सेज़ वाला मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा और जितने बाकी टैब्स हैं इसको हम बंद कर देते हैं।
इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम यहाँ पे दोबारा से आएँगे तो उसको मैं खुला रहने देता हूँ। ये सारी प्लेलिस्ट भी खुला रहने देता हूँ, बाकी सब बंद कर देते हैं। ये तो हमारा नोड.जेएस का पेड कोर्स है, ठीक है? तो हाँ, हमें एचटीएमएल के अंदर क्या-क्या सीखना है? एचटीएमएल टैग्स, एलिमेंट्स, सिमेंटिक एचटीएमएल, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, ब्राउज़र एचटीएमएल को कैसे पार्स करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। और इसके लिए हमारा एचटीएमएल का यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा एचटीएमएल का। इसको आप क्लिक करेंगे तो एचटीएमएल का फुल कोर्स है। अब इसके अंदर ये दोनों वीडियोज़ रिपीटेड हैं, ये दोनों वीडियोज़ रिपीटेड हैं। और 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पर ये वाली जो प्लेलिस्ट थी, उसके अंदर ऑर्डर उल्टा था, जो अभी हमने ओपन किया था। इसका ऑर्डर मैं फ़िक्स कर दूँगा। कहाँ गया ये? बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। ये मैंने एक बस इसी वीडियो के लिए स्पेशली एक अनलिस्टेड प्लेलिस्ट क्रिएट की है। तो यहाँ पर आपको ये पहली छोटी वाली वीडियो देखनी है। ये वीडियो 1 होनी चाहिए। इसका ऑर्डर मैं फ़िक्स कर दूँगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ एडिट कर सकते हैं क्या? अच्छा, यहाँ पे ऐसे ही मैनुअल मैं कर देता हूँ और इस तरह से हमें सीखना है, क्योंकि एपिसोड 0 है और ये एपिसोड 1 है, ठीक है? तो इस तरह से सीखना, ये हमने फ़िक्स कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या सीखना है। ये हमारा एचटीएमएल का प्लेलिस्ट हो गया। एचटीएमएल के प्लेलिस्ट के अंदर मतलब एचटीएमएल के लिए आपको यहीं पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है? कि कैसे सीखना है। तो अभी हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। अगर आपको फ्रंट एंड ऑलरेडी आता है, तो आप स्किप कर सकते हैं। आप देखिए जहाँ से मैं बैक एंड को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये रिपीट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब एआई बैकएंड नहीं, जब एआई फ्रंट एंड कर ही रहा है, तो हम फ्रंट एंड क्यों सीख रहे हैं जब एआई सब कुछ कर ही देगा? तो ये आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे जब कैलकुलेटर से कैलकुलेशन हो जाती है, तो हम क्यों जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखते हैं? हम क्यों ये सारी चीज़ें सीखते हैं? हम इसलिए सीखते हैं ताकि हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रहें। अब कैलकुलेटर के होने से क्या हुआ कि हमें पहाड़ा नहीं याद करना है, जो टेबल्स हैं, जो एक तरह से गाना हम याद करते थे ना, टेबल्स एक गाने की तरह ही तो हैं। हमें गाना नहीं याद करना पड़ता है। हम बेसिक टेबल्स याद कर लेते हैं 2 से 10 तक, बहुत ज़्यादा 20 तक, बस उतना ही काफ़ी होता है। हम आगे की कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, और कैलकुलेटर अगर कभी ना मिले तो हम कर लेंगे, उतना हमें पता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको फंडामेंटल्स पढ़ना अभी भी ज़रूरी है। भले ही एआई सब कुछ कर रहा है, फ्रंट एंड का पूरा काम कर लेगा फ्यूचर में, लेकिन तब भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल्स अगर नहीं आएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है? तो ठीक है, तो आपको पढ़ना है। अब इसके बाद सीएसएस आ जाता है। सीएसएस के अंदर बॉक्स मॉडल, लेआउट फंडामेंटल्स, फ्लेक्स बॉक्स, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कैसे ब्राउज़र रेंडर करता है, और कैस्केड एंड स्पेसिफिसिटी, ये क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सीएसएस का फुल फॉर्म ही होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और अगर आपको कैस्केड नहीं पता है क्या होता है, इसका मतलब आपने सीएसएस सीखा ही नहीं है, ठीक है? और फिर उसके बाद टेलविंड सीएसएस आपको सीखना है। तो सीएसएस के लिए भी यहाँ पर प्लेलिस्ट है। इधर ये सीएसएस के लिए प्लेलिस्ट है, यहाँ आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ-कुछ स्किप करना है चीज़ें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सीएसएस की प्लेलिस्ट काफ़ी बड़ी है। आपको ये पोज़ीशंस देखना है, मतलब ये शुरू से स्टार्ट करना है और कहाँ तक आना है आपको। फ्लेक्स बॉक्स, एडवांस फ्लेक्स बॉक्स, मीडिया क्वेरीज़ और ओवरफ्लो ज़ेड इंडेक्स, बस ज़ेड इंडेक्स तक आप देख लीजिए, मोर देन इनफ है, ठीक है? नीचे के इतने आप छोड़ सकते हैं, ज़ेड इंडेक्स तक देख सकते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है? तो आप यहाँ तक इस सीएसएस को देखिए, और फिर टेलविंड भी है। टेलविंड का यहाँ पर मैंने वो नहीं किया है, लिंक नहीं ऐड किया, मैं बाद में ऐड कर दूँगा टेलविंड का लिंक, नहीं तो आप चैनल के ऊपर जाके आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। ये टेलविंड सीएसएस, ये सीएसएस को आसान बनाने के लिए होता है। सीएसएस क्या काम करता है? सीएसएस स्टाइलिंग करता है। हमारी वेबसाइट का जो जो भी ढाँचा है, जो भी स्ट्रक्चर है, एचटीएमएल हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देता है कि कहाँ पर क्या एलिमेंट रहेगा, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ होगा, ठीक है? कौन-सा ऊपर रहेगा, कौन-सा नीचे रहेगा, और सीएसएस उसको ब्यूटीफुल बनाता है, सुंदर बनाता है, ठीक है? तो ये हो गया। अब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है? अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप एक बार ये वाली रोड मैप देख लेना। यहाँ पर इधर जो मेरा एक पुराना वाला रोड मैप था, उसके अंदर मैंने बताया है कि क्या होती हैं चीज़ें, मतलब हर एक टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है। यहाँ पर आपको
इधर ये वाली फ्रंट एंड रोड मैप, ये 2024 का है फ्रंट एंड रोड मैप। तो इसके अंदर मैंने बताया है कि क्या काम होता है जावास्क्रिप्ट का, क्या काम होता है सीएसएस का, एचटीएमएल का, इनका सबका क्या काम होता है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप ये देख लेना, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा एडवांस होके बता रहा हूँ, ठीक है? मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? अब इसके बाद आता है अच्छा, हर एक पॉइंट के नीचे, हर एक इसके नीचे एक ये लिखा है एक तरह से पर्पस क्या है इसका। तो जो फर्स्ट फेज़ का पर्पस था वो था बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल ऑफ ओएस एंड टर्मिनल एंड वेब बेसिक्स, ठीक है? सो नथिंग फील्स मैजिकल लेटर, ठीक है? तो ये है। और फिर यहाँ पर भी है, लर्न टू बिल्ड क्लीन रिस्पॉन्सिव लेआउट्स विथ कॉन्फिडेंस सो यूआई नेवर ब्लॉक्स योर प्रोग्रेस। मतलब आप क्लीन और रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना कॉन्फिडेंस के साथ सीख जाएँ, ये हमारे इस फ़ेज़ का गोल है, ताकि आप यूआई के कारण अटके ना रह जाएँ, ठीक है, आगे चल के। नहीं तो बहुत सारे लोग बैकएंड बना लेते हैं, जो बैकएंड डेवलपर हो जाते हैं, बैकएंड बना लेंगे, उनका यूआई ही नहीं बनेगा, उनका डिव ही नहीं सेंटर होगा, उसी में फिर परेशान हो जाएँगे वो। इसीलिए आपको एचटीएमएल सीखना है, इसीलिए आपको सीएसएस सीखना है, और ये फंडामेंटल्स हैं, अगर आपको वेब ऐप्स बनानी है, तो आपको एचटीएमएल, सीएसएस सीखना ही पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे रोड मैप के अंदर, जो कि है जावास्क्रिप्ट। अगर आपको अभी बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये आपका टर्निंग मोमेंट होगा, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। आपको पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंटरेक्शन होगा। सीएसएस और एचटीएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये है असली चीज़। यहाँ पर आप लॉजिक बनाना सीखेंगे, आप वेरिएबल्स बनाना सीखेंगे, आप कंडीशनल्स, लूप्स, फंक्शंस, स्कोप्स, क्लोजर्स, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेक्शन है, इसको आपको 8 वीक देना है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्या, ये सबसे लॉन्गेस्ट ही है। 8 वीक का सेक्शन और कोई भी नहीं है नीचे। नीचे और भी सेक्शंस हैं, वो सारे डिवाइडेड हैं। बैकएंड ओवरऑल बड़ा है फ्रंट एंड से, लेकिन वो छोटे-छोटे पार्ट्स में है। ये जो हमारा फेज़ है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है? 320 घंटे देना है, 8 वीक, यानी कि लगभग ढाई महीना या 3 महीना आप दे सकते हैं, ढाई 3 महीना। ढाई 3 महीने के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखना है, ठीक है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, कॉल स्टैक कैसे होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मेमोरी के बेसिक्स, मतलब मेमोरी के अंदर कैसे वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, कैसे रेफरेंस किया जाता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको सीखना है। और जावास्क्रिप्ट के लिए भी आपको यहाँ पे रिसोर्स मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वो सब एकदम फ्री हैं, 100% फ्री हैं, और बहुत ही डिटेल्ड हैं। इससे ज़्यादा डिटेल्ड आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं भी मिलेगा ही नहीं, ना तो फ्री में, ना तो पेड में, ठीक है? इससे ज़्यादा डिटेल्ड जावास्क्रिप्ट। तो ये आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना, ये पूरा पढ़ना है लगभग, इसमें आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ही पढ़िए आप। ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से लेकर एकदम आखिरी तक हर एक वीडियो आपको देखना है। सीएसएस के अंदर थोड़ा-सा छोड़ना था, यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ना है, आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ब्राउज़र की प्रोग्रामिंग, डॉम कैसे वर्क करता है, इवेंट्स कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि जब हम कुछ क्लिक करते हैं या फिर कुछ सबमिट करते हैं फॉर्म के अंदर, तो कैसे इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, कैसे हम उसके बेसिस पर कुछ काम करवा सकते हैं, ठीक है? यूआई मैनिपुलेशन, मतलब हम कोड लिख के यूआई के ऊपर क्या दिखेगा वो चेंज कर सकते हैं, तो वो आपको सीखना है, ठीक है? डॉम मैनिपुलेशन इसको बोलते हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, फेच एपीआई, एक्सएचआर, एरर हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि अ, मतलब बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसिंग करना, बैकग्राउंड के अंदर कुछ टास्क करना, और ज़्यादातर हम इसका यूज़ करके एपीआई कॉल्स करते हैं। फेच एपीआई होती है, उसका यूज़ करके हम दूसरी एप्लीकेशन से डेटा अपनी एप्लीकेशन के अंदर फेच करके लाते हैं, यानी कि बैकएंड से फ्रंट एंड के अंदर डेटा फेच होके आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? और ES6 फीचर्स आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें, जावास्क्रिप्ट की जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर्ड हैं। इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है, ठीक है? और इधर यहाँ पर लास्ट में या फिर कहीं तो मैंने एक एक प्रोजेक्ट भी दिया है, क्विज़ ऐप का प्रोजेक्ट दिया है। ये है ये है क्विज़ ऐप, ये है, ठीक है? क्विज़ ऐप का एक प्रोजेक्ट इसी इसी के अंदर दिया है, और यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है क्विज़ ऐप, जिसके अंदर टाइमर हो और
क्वेश्चंस का आंसर कर सकें, एमसीक्यू क्वेश्चंस हों, वो सारी चीज़ें आपको बनानी है एज़ अ प्रोजेक्ट, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये वाली वीडियो जब आप देखेंगे ना तो आपको पूरा फिग्मा डिज़ाइन मिलेगा, रिक्वायरमेंट मिलेगी किस तरह से बनाना है। और एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, 2 प्रोजेक्ट बनाइए, 2 प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर, कैसे फाइल एक्सप्लोरर मतलब फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर, फिर उसके अंदर कुछ फ़ाइल हो, असली कुछ फ़ाइल नहीं रहेगी, बस आप ऐसे ही रैंडम सा कुछ जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप वो बना सकते हैं, नकली-नकली सा सब कुछ रहेगा, बस यूआई-यूआई रहेगा, स्केलेटन रहेगा एक तरह से। तो आप फाइल एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर सिम्युलेटर बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये पूरा रोड मैप फ़ॉलो करते टाइम या जब भी आप सीख रहे हों, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर इंस्ट्रक्टर कुछ भी लिख रहा है कोड, ठीक है? तो आपको उसको देख कर नहीं करना है। जैसे कि अब यहाँ पर मान लो इधर ये मैं बना रहा हूँ, ये पॉपअप बना रहा हूँ, ठीक है? इधर मैं पॉपअप बना रहा हूँ, ये पॉपअप का वीडियो है। इधर मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, फ़ोकस ऑन टुडे, एक तरह से प्रोग्रेस ट्रैकर बोल सकते हैं या फिर टू डू लिस्ट जैसा कुछ बोल सकते हैं। आज का काम करने के लिए कुछ हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आपको वीडियो देख कर कभी भी कोड नहीं लिखना है कि वीडियो वीडियो के अंदर कोड लिखा जा रहा है और हम यहाँ पर कोड देख के लिख रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है। आपको खुद से कोड लिखना है। आपको पता चल गया कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, आप खुद से लिखिए। आपसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप रोइए, गाइए, नाचिए, लेकिन कोड खुद से लिखना है, वीडियो देख के नहीं लिखना है। वीडियो को बढ़ा देना है, वीडियो को भगा के ख़त्म कर देना है, वीडियो देखना ही नहीं है। इस पे व्यूज़ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? आपको खुद से लिखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद से एफ़र्ट मारना है, चैटजीपीटी की हेल्प लेनी है, गूगल पे सर्च करना है। जब आपसे ना बने, आपसे जितना हो जाए, मतलब जितना भी हो सके आप ट्राई करिए। जब हर एक चीज़ करके आप थक हार जाएँ, तब आप प्रोजेक्ट की वीडियोज़ देखिए। जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि इवेंट डेलीगेशन हम बता रहे हैं, इवेंट सिमुलेशन बता रहे हैं, इवेंट बबलिंग बता रहे हैं। तो आप वहाँ पर कोड देखिए, आप लिखिए, आप वो करिए, अपने में रेप्लिकेट करिए। लेकिन जब मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या कोई भी इंस्ट्रक्टर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, प्रोजेक्ट बनाने वाली वीडियो नहीं देखना है। आपको देख लेना है कि प्रोजेक्ट क्या बनने वाला है और आपको वो प्रोजेक्ट खुद बनाना है। नहीं तो आप रोड मैप, कोर्स पे कोर्स फ़ॉलो करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, ज़ीरो प्रोग्रेस होगी, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और पूरे टाइम चैट जीपीटी यूज़ करना है। पूरे टाइम आपको क्रॉस क्वेश्चंस करना है। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको तो नहीं बताया गया लेक्चर में, लेकिन आपके माइंड में वो क्वेश्चन है। तो आपके माइंड में अगर क्वेश्चन है, आप अगर चाहते हैं कि सर अगर हमारे सामने होते, क्लास में पढ़ा रहे होते तो हम पूछ लेते। लेकिन अब तो कैसे पूछ सकते हैं? कमेंट करेंगे तो रिप्लाई नहीं करेंगे। तो आप ऐसे ही सोच के भूल जाएँगे। अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसको पूछा जा सकता है, इसका मतलब कि उसका आंसर भी मिल सकता है आपके घर में बैठे हुए एआई से। जब एआई नहीं था, तब भी आंसर मिलता था गूगल की मदद से। थोड़ा मेहनत करना पड़ता था, थोड़ा सर्च करना पड़ता था, 4-5 लिंक्स के ऊपर जाना पड़ता था। आज के 5 साल पहले भी सारे आंसर्स मिलते थे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, उसका आंसर मिलेगा। आज तक कोई भी ऐसा डाउट नहीं था कोडिंग के अंदर जो कि मुझे गूगल पे मिला ना हो। जब मैं सीख रहा था तब गूगल ही था, चैटजीपीटी या एआई कुछ भी नहीं था। आज के टाइम पर तो प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन एकदम हमारे हाथ पे ऐसे परोस दी जाती है, बहुत मज़ा आ जाता है देख के। ठीक है? तो आपको जब भी डाउट आए, जब भी कोई क्वेश्चन आए, चैटजीपीटी से एक्सप्लोर करिए और टाइम लगे तो लगने दीजिए। 12 महीने की जगह पे 14 महीना लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेप्थ पर फ़ोकस करिए, स्पीड पर नहीं। आपको जल्दी के चक्कर में क्या पता है क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जल्दी के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम बिता देते हैं। सोचते हैं कि 6 महीने वाला कोर्स फ़ॉलो कर लेते हैं, 6 महीने में हम पूरा फुल स्टैक सीख जाएँगे। फिर 6 महीने एक का किया, समझ नहीं आया। फिर 6 महीने दूसरे का किया, फिर 6 महीने तीसरे का किया। ऐसे करते-करते उनका 2 साल निकल जाएगा। आपने भी ट्राई किया होगा, बहुत सारे कोर्सेज़ फॉलो किए होंगे।
जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके गलत जगह से स्टार्ट कर देंगे, गलत चीज़ें शुरू कर देंगे, तब आपके गैप्स रह जाएँगे। आप इंटरव्यू ही नहीं निकाल पाएँगे, आप कुछ बिल्ड ही नहीं कर पाएँगे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो आपको पहले से ही अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन सेट करके रखनी है कि 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है। और जब तक अच्छे से समझ में ना आ जाए, तब तक आगे नहीं बढ़ना है, चैटजीपीटी से क्रॉस क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है? और कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है कि मैं आंसर कर दूँ। अगर मुझे ज़्यादातर मैं आंसर नहीं करता हूँ, अगर आप यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते हैं, दूसरे बच्चे एक-दूसरे की हेल्प करके कमेंट करते हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। कई बार मुझे खुद समझने में टाइम लग जाता है, क्योंकि पढ़ाया मैंने 3 साल पहले, अब अभी कोई मुझसे पूछता है तो समझने में टाइम लगता है और फिर आंसर करने में भी और टाइम लगता है। तो इसीलिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आपको किसी के रिप्लाई का वेट नहीं करना है। बी सेल्फ डिपेंडेंट इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेवलपर, यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीवन, ठीक है? ये बात याद रखनी है। आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, आप खुद आपकी हेल्प करेंगे। एआई आपकी हेल्प करेगा, एआई आएगा, चैटजीपीटी आएगा और जेमिनी आएगा, ये सारे हेल्प करेंगे, लेकिन कोई बंदा हेल्प करेगा, इसकी इसकी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर हेल्प कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन हेल्प के पीछे नहीं जाना है। जब आप सब चीज़ से थक गए हैं, तभी आप जाइए, ठीक है? अब हम रोड मैप से भटक गए हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा बातें हो गई। नेक्स्ट हमारा फ़ेज़ है, ये हो गया ना? अच्छा, ये वाली लाइन तो बाकी रह गई। देखो, अभी तक हमने SaaS प्रोडक्ट था। अच्छा, SaaS का मतलब आपको मैंने नहीं बताया, अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस आप देख लेना क्या होता है। मेनली सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम यहाँ पे नोशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस ही है। ज़्यादातर जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस ही होते हैं। मतलब जैसे सोशल मीडिया नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस आप पढ़ लेना, ठीक है? तो हमारा सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस का प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये इस इस सेक्शन का क्या गोल है? बिकम फ्लुएंट इन जावास्क्रिप्ट लॉजिक एंड एसिंक थिंकिंग सो एंटायर टेक स्टैक या फिर एंटायर स्टैक बिकम्स ईज़ियर। ये जो हमारा पूरा स्टैक है, यहाँ पर हम मर्ज स्टैक की बात करेंगे मेनली। और फ्रंट एंड के अंदर तो जावास्क्रिप्ट को अवॉइड किया ही नहीं जा सकता है। आप बैकएंड के अंदर कोई भी स्टैक यूज़ करें, आप जावा यूज़ करें, पाइथन यूज़ करें, गोलैंग यूज़ करें, रस्ट यूज़ करें, फ्रंट एंड के अंदर तो जावास्क्रिप्ट रहता ही है। लेकिन यहाँ पर हम नोड जेएस की और मर्ज स्टैक की बात करेंगे। लेकिन आप यही सेम नॉलेज, यही सेम रोड मैप दूसरे टेक स्टैक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यही सारे कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे टेक स्टैक के अंदर सेम रहते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे बैक एंड हो, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फेज़ 4 है डीएसए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अरे! ये तो स्क्रॉल हो गया। डीएसए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा नेक्स्ट फेज़ है। अब ये कैसे होगा? ये कहाँ से मिलेगा? तो इसके ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब के ऊपर। देखता हूँ मैंने इसका लिंक दिया है कि नहीं? एक बार मैं ओपन करता हूँ, ये वाला लिंक दिया तो है। हाँ, ये देखो, ये 21 डेज़ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद जावास्क्रिप्ट है। और इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट की बेसिक से लेके मीडियम तक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स को भी समझा है। जैसे कि कौन-कौन से? पहले तो हमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझना है और बिग ओ नोटेशन समझना है। ये मैंने एक एक किसी डेडिकेटेड वीडियो में नहीं बताया यहाँ पर, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन दिया है पहले या दूसरे वीडियो में ही। मैंने बताया कि ये क्या होता है और आपको एज़ एन असाइनमेंट दिया है कि आप इसको पढ़ लेना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं, एरे, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ट्रीज़ और रिकर्जन और स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, इन सभी के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? और स्टार पैटर्न के भी क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मैथ्स वाले काफ़ी क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आपकी बेसिक मैथ्स भी आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मैंने नंबर्स भी समझाया है वैसे, लेकिन अगर आपको पता रहेगा, बेसिक मैथ्स की नॉलेज रहेगी, तो ये सही रहेगा। ये सेक्शन क्यों है? डीएसए क्यों रिक्वायर्ड है? तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर की तरह जा रहे हैं, तो डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और इंटरव्यू में तो पूछे जाएँगे, और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करता है। आप अच्छा कोड लिख पाते हैं, आप ऑप्टिमाइज़्ड कोड लिख पाते हैं। तो इसको आप 3 वीक दे सकते हैं। यहाँ पर
मैं डीएसए ग्राइंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लीड कोड बैठ के लगाते रहें, लगाते रहें, लगाते रहें, ठीक है? वो एंडलेस लूप है, उसके अंदर नहीं फँसना है आपको। 3 वीक दीजिए, आपका काफ़ी काफ़ी हो जाएगा और 3 वीक की ही ये प्लेलिस्ट है, 21 डेज़ की प्लेलिस्ट है और अभी 21 वीडियोज़ हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो 21 वीडियोज़ हैं और ये डे 19 है लास्ट में। 2 वीडियोज़ बाकी हैं, मैं कंप्लीट कर दूँगा 2-3 दिन में, उसको भी अपलोड करके। बाय द टाइम आप ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लीट रहे, ठीक है? तो आपको डीएसए के अंदर उतना ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है? बस आपको बेसिक जितना यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन किया उतना आपको सीख लेना, उसके क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। लीड कोड के ईज़ी क्वेश्चंस मतलब लीड कोड के ऊपर जाना ही नहीं है। जितना यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हर एक वीडियो के अंदर क्वेश्चंस दिए हैं, असाइनमेंट्स दिए हैं, आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है रिएक्ट फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, ठीक है? अब रिएक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये वाला मैं हर बार भूल जाता हूँ। वही वही चीज़ है, रिपीट कर देते हैं। इसका इस गोल का सेक्शन क्या है? इस गोल का सेक्शन नहीं, इस सेक्शन का गोल क्या है? इस फेज़ का अरे यार! इतना तेज़ स्क्रॉल होता है। इस गोल का सेक्शन मैं फिर से बोलने वाला हूँ, लेकिन इस सेक्शन का गोल ये है, ट्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग फंडामेंटल्स टू राइट बेटर कोड, डिबग फास्टर मुझे हँसी आ रही है एंड थिंक क्लियरली। इस गोल का सेक्शन क्या है? ठीक है? हुँ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है मैं गोल में और सेक्शन में कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। बोलने वाला था नेक्स्ट हमारा गोल क्या है? गोल ही है, नेक्स्ट हमारा गोल क्या रहेगा? गोल ही बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा गोल रहेगा रिएक्ट सीखना, ठीक है? रिएक्ट फ्रंट एंड इंजीनियरिंग ये सीखना। तो रिएक्ट के फंडामेंटल सीखने हैं आपको, टाइम यहाँ पे मेंशन्ड है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा टाइम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास उस वीक में कितना टाइम अवेलेबल था और आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, हो सकता है कुछ जल्दी समझ आ जाए तो आपका कोई ड्यूरेशन छोटा हो जाए। मैं यहाँ पे रफ़ एस्टिमेट दे रहा हूँ कि किसको कितना देना है। कंसिडरिंग कि एक कोई एवरेज लर्नर है, इंटरमीडियम मतलब इंटरमीडिएट लर्नर है या फिर मीडियम लेवल का लर्नर है, जो कि ना तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ना बहुत ही डम्ब है, ठीक है? मीडियम आपको 2 बार पढ़ने में समझ आ जाता है। 1 बार में पढ़ने पे कुछ किसी को नहीं आता है, 2 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो अरे! मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्क्रॉल हो जाता है, ठीक है? तो 4 वीक आपको ये देना है, 4 वीक में आपका रिएक्ट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? रिएक्ट के फंडामेंटल्स आपको सीखने हैं, कंपोनेंट आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे छोटे-छोटे कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम पूरी वेबसाइट बनाते हैं। स्टेट एंड प्रॉप्स, हुक्स, रेंडरिंग बिहेवियर, परफॉर्मेंस, बेसिक्स ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है? एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर, राउटिंग, एपीआई इंटीग्रेशन, यूआई डैशबोर्ड का यूज़ करके मतलब डैशबोर्ड स्टाइल यूआई कैसे डैशबोर्ड्स आप बना सकते हैं रिएक्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें आप सीखना, ठीक है? अब आपने जो पुराने प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसको कन्वर्ट करिए। जैसे कि फ़ाइल स्टोरेज मतलब फ़ाइल सिमुलेशन का फ़ाइल मैनेजर सिमुलेशन का एक प्रोजेक्ट बनाया था आपने। मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपने कुछ दूसरा प्रोजेक्ट बनाया होगा जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो आप उसको कन्वर्ट करिए रिएक्ट के अंदर, ठीक है? रिएक्ट के अंदर जितने भी जावास्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है? इससे आपको आइडिया लगेगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितनी मेहनत लगती थी और रिएक्ट के अंदर कितनी आसानी से काम हो जाता है। और फिर क्या करना है, अपनी सास एप्लीकेशन का यूआई बनाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टोरेज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, फ़ाइल स्टोरेज एप्लीकेशन, तो गूगल ड्राइव जैसा कुछ यूआई बनाना आप स्टार्ट करिए, रिएक्ट का यूज़ करके। अभी आपको हर एक फीचर नहीं बनाना है, बेसिक जो मेन पेज होता है जहाँ पर सारे फ़ोल्डर्स और फाइल्स होती हैं, उसको बनाइए, ठीक है? और अगर आपने वो वाली एप्लीकेशन बनाई है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ाइल एक्सप्लोरर वाला अगर आपने बनाया है, तो आप उसी को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर सकते हैं, उसी के अंदर आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया रिएक्ट। अब ये रिएक्ट सीखने का भी फ्री में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर ही। यहाँ पर लिंक है, इसको आपको ओपन करना है, ठीक है? ये रिएक्ट का पूरा प्लेलिस्ट है, आपको पूरा देखना है, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ छोड़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है। अब आप अपने रिस्क के ऊपर छोड़ना, क्लास कंपोनेंट्स, लाइफ साइकिल मेथड्स, ये क्लास कंपोनेंट वाला सेक्शन आप छोड़ सकते हैं। और दिस कीवर्ड, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट से लेकर क्लास कंपोनेंट तक,
1, 2, 3, 4 ये 4 वीडियोज़ आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 क्यों ही छोड़ेंगे? जब इतना पढ़ लेंगे तो पूरा ही पढ़ लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये यूज़ नहीं होते हैं आज के टाइम पे, लेकिन इंटरव्यूज़ में हो सकता है पूछे जाएँ, ठीक है? तो इतना पढ़ लेंगे तो आपका रिएक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रंट एंड के अंदर जितना पढ़ना था आप पढ़ लेंगे और इसमें टोटल आपको 5 महीने का टाइम लगेगा। एक बार हम ऐड कर लें, ये ये हो गया 4 वीक, 4 और 3, 4, 3, 7, फिर 8, 7, 15, 15 हो गया, 15, 3, 18, 18 और 2 यहाँ पे 2 है 20, 20 यानी कि ये हो जाएगा 1 महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो 20 वीक्स मतलब 5 महीना, ठीक है? तो 5 चौक 20, तो 5 महीने में आपको ये पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेना है अगर आपको ज़ीरो फ्रंट एंड की नॉलेज है। अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस ऑलरेडी आता है, तो आपको क्या करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्कॉर्ड के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपको प्रोकोडर का डिस्कॉर्ड जॉइन करना होगा। डिस्कॉर्ड का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है? वहाँ पर मैं फुल स्टैक रोड मैप का एक चैनल बना दूँगा और उसके अंदर इसका रिसोर्स प्रोवाइड कर दूँगा लिंक, ठीक है? तो आप वो जॉइन कर लेना और इसको आप ऐसे कॉपी करेंगे जब, तो आप इसको एडिट कर पाएँगे। आपके नोशन के अंदर ओपन हो जाएगा और ऐसे ही ऐड करके आप ऐड कर लेंगे आप और इधर साइड में आपके ऐड हो जाएगा। इधर ये ऐड हो जाएगा और फिर आप ऐसे एडिट कर पाएँगे, ठीक है? आप खुद से कुछ सेक्शंस को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आपको एचटीएमएल ऑलरेडी आता है, तो एचटीएमएल रिमूव कर दीजिए, उसके हिसाब से आप वीक्स को भी कस्टमाइज़ कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर लेना। मैं अभी एडिट नहीं करूँगा, नहीं तो हमारा मेन वही एडिट हो जाएगा, ठीक है? मैं बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोड मैप को फिर से ओपन कर लिया है और हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा और इस रिएक्ट वाले सेक्शन का गोल है बिल्ड अ रियल फ्रंट एंड लाइक प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इसी तरह से रिएक्ट का यूज़ करके हम फ्रंट एंड को बनाते हैं, कंपोनेंट यूज़ करते हैं, राउटिंग यूज़ करते हैं और एपीआई हमारी यूआई जो एपीआई जो बैकएंड की एपीआई बनेगी उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारा यूआई का स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है इससे, ठीक है? अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़, बैकएंड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स ऑफ बैकएंड आपको सीखना है विथ नोड.जेएस। और फंडामेंटल्स ऑफ बैकएंड क्या है? सिस्टम के साथ कैसे नोड.जेएस इंटरैक्ट करता है, मॉड्यूल सिस्टम क्या होते हैं नोड.जेएस के अंदर, ठीक है? ES6 मॉड्यूल, कॉमन जेएस मॉड्यूल, npm और npx पैकेज मैनेजर क्या होता है, और यहाँ पर ये है npx, कैसे npx का यूज़ करके स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, फाइल ऑपरेशंस यूजिंग नोड.जेएस, नोड.जेएस का यूज़ करके कैसे हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फाइल को रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये सारे फाइल के ऑपरेशंस आपको नोड का यूज़ करके सीखना है। और यहाँ तक का, अभी तक यहाँ तक और इसके ऊपर तक सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब ये वाला चीज़ ये है सेक्शन 6 to 15, वो सब कुछ इसी रिसोर्स के अंदर है। अब 6 to 15 के अंदर ये जो हमारा नोड.जेएस का फिर से वही चीज़ ओपन हुआ है, ठीक है? हमने वही प्लेलिस्ट ओपन किया है जो फंडामेंटल्स ऑफ बैकएंड विथ नोड.जेएस है। अब इसके अंदर आपको फिर से ये दोबारा से रिपीट करना है, आपको ये सारी वीडियोज़ देखनी है, ठीक है? ये सारी वीडियोज़ देखनी है। अब अगर आपको अब याद है, अगर आप भूले नहीं हैं, क्योंकि 6 महीने हो जाएगा इस चीज़ को देखे हुए। अगर आप भूले नहीं हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं, आप सीधा यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, इधर से जहाँ पे आपने छोड़ा था। लेकिन अगर आप भूल गए हैं, तो आप फिर से दोबारा से आप रिवाइज़ कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए और ये पूरा यहाँ तक आपको कंप्लीट देखना है। यहाँ पर फाइल के ऑपरेशंस, नोड.जेएस फाइल ऑपरेशंस, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम, ये सारा काम हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे फाइल्स के अंदर राइट करना, रीड करना भी यहाँ पे सिखाए होंगे, ठीक है? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे सीखे हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ तक देखना है। यहाँ तक आपका कंटेंट जो भी है सब फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। फिर इसके बाद जो भी चीज़ आता है
ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। मैंने इसको फ्री में अवेलेबल नहीं करवाया है। अगर आप चाहें तो कहीं और से पढ़ सकते हैं, मैं आपको टॉपिक्स का नाम बता देता हूँ। नहीं तो आप अगर हमारे नोट.जेएस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं, तो आप एनरोल कर लेना। मैं आपको अभी कूपन कोड प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आप ये न्यू ईयर के टाइम पर देख रहे हैं, तो अभी सेल चल रही है। उसका भी अभी मैं अनाउंसमेंट करूँगा आगे चल के, ठीक है? तो यहाँ पर अरे! क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये डेटा एंड आईओ। डेटा कैसे स्टोर होता है, ठीक है? कैसे बाइनरीज़ के फॉर्म में आपने पढ़ा है डेटा स्टोर होता है, कैसे होता है? ज़ीरोज़ एंड वन्स कैसे स्टोर होते हैं? कैसे ये सब कुछ जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इंग्लिश लिखा है, ये बिहाइंड द सीन्स 0 एंड 1 है। तो ये इंग्लिश कैसे हो गया? कैसे ये इमेज हो गया? अगर हम मान लें कि ये इमेज है या फिर ये इमेज है, तो ये इमेजेस कैसे बन जाती हैं? वीडियोज़ कैसे बन जाते हैं ज़ीरो एंड वन से? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी और ये चीज़ हमारे पेड नोट.जेएस कोर्स के अंदर है। तो अब मैं यूट्यूब की सारी प्लेलिस्ट को बंद कर देता हूँ और ये रिसोर्सेस वाला भी फ़ाइल मैं आपको डिस्कॉर्ड के अंदर ही प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? ये ओपन रखते हैं, ये भी सब कुछ बंद कर देते हैं। हाँ, तो ये है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग। ये है 6 आवर्स का हमारा एक सेक्शन, जिसके अंदर मैंने समझाया है। ये सारे टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को अगर और भी डिटेल में देखना है तो procoder.com/node.js के ऊपर आप जा सकते हैं। यहाँ पर वही सेक्शंस यहाँ पे टॉपिक वाइज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? लेकिन मैं यहीं से खोल के दिखाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिखता है, कितने ड्यूरेशन का है। तो यह डेटा रिप्रेजेंटेशन बताया जिसके अंदर अलग-अलग नंबर सिस्टम बताए हैं, ठीक है? यूनिट्स और बाइनरी नंबर सिस्टम ये सब कैसे वर्क करता है, कैरेक्टर एन्कोडिंग क्या होती है, यूटीएफ-8, यूनिकोड ये सब कुछ क्या होता है, बाइट ऑर्डर मार्किंग, बॉम, ये ब्राउज़र के अंदर भी एक बॉम होता है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, यहाँ पर बाइट ऑर्डर मार्क होता है और एंडियननेस, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडियननेस नहीं है, ये एंडियननेस है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इस सेक्शन के अंदर आ जाती हैं और आगे बढ़ते हैं बफ़र्स। तो बफ़र्स बफ़र्स के लिए भी यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बफ़र्स मैंने 8 आवर्स के अंदर ये पढ़ा है, ठीक है? तो बफ़र्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है? आपको यहाँ पर एग्ज़ैक्टली इसके अंदर भी जैसे आपको और भी डिटेल में देखना है ना, तो यहाँ पर चले जाना, ठीक है? एग्ज़ैक्ट वही चीज़ है। बफ़र्स के अंदर कैसे एरे बफ़र्स जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, साइंड अनसाइंड वैल्यूज़ क्या होती हैं, टाइप्ड एरेज़ क्या होते हैं और कैसे हम नोड.जेएस के अंदर बफ़र्स क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है? बेस 64 एन्कोडिंग क्या होती है, कैसे हम इसको नोड.जेएस के अंदर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें और बफ़र्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बफ़र्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है? तो अब मैं हर एक टॉपिक के डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं जल्दी-जल्दी स्किम करता हूँ, आपको टॉपिक्स मेंशन करके बता दूँगा, ठीक है? बफ़र्स के बाद आपको इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पढ़ना है, ठीक है? इसके ऊपर भी कंप्लीट सेक्शन है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर एंड आईओ ऑपरेशंस, ये पूरा सेक्शन है, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है? procoder.com/node.js उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वो ओपन करके देख लेना। और स्ट्रीम्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लार्ज डेटा को हैंडल करना चाहते हैं, जो कि हम करेंगे, क्योंकि हमने ऐसा ही प्रोजेक्ट चूज़ किया है। हम बड़ी-बड़ी फाइल्स को अपलोड, डाउनलोड करवाने का एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है? तो स्ट्रीम्स का यूज़ करके ही फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड करना होता है। अंडरस्टैंड हाउ बैकएंड कोड इंटरैक्ट्स विद सिस्टम लाइक फाइल्स, मेमोरी एंड आईओ, ठीक है? आईओ ऑपरेशंस क्या होते हैं आपको पढ़ना है, ठीक है? तो ये सब कुछ मैंने पढ़ा है और जितने भी आगे आने वाले सेक्शंस रहेंगे वो सब कुछ मैंने पढ़ा है नोट.जेएस के अंदर। और एक चीज़ बताने वाला था। हाँ, तो इस गोल का फिर से मैं बोलने वाला था। इस सेक्शन का गोल ये है कि हम ये सीखें कि जो बैकएंड का कोड है या नोड.जेएस का कोड है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है, आप यहाँ पर पाइथन को भी रख सकते हैं। पाइथन से भी ये सारा काम करवा सकते हैं। जैसे कि फ़ाइल को रीड करना, राइट करना, रीनेम करना, मूव करना। तो कैसे सिस्टम के रिसोर्सेज़ से इंटरैक्ट करता है, आपको ये सीखना है इस सेक्शन के अंदर। अब इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखना है। कंप्यूटर नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि एज़ अ बैकएंड डेवलपर या फिर एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर
जो हमारी वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो नेटवर्क एप्लीकेशंस होती हैं। ये एप्लीकेशंस थ्रू द नेटवर्क बात करती हैं, और जब आपको नेटवर्क की ही नॉलेज नहीं होगी कि नेटवर्क कैसे वर्क करता है, तो आप कैसे एप्लीकेशन बना पाएंगे। इसीलिए आपको नेटवर्क की फंडामेंटल इन डेप्थ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और यही चीज़ आपको इस फेज़ के अंदर पढ़ना है। और इसके करस्पॉन्डिंग इतना डिटेल्ड सेक्शन था यहाँ पर। नेटवर्किंग के लिए दो दो सेक्शंस हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये 16 घंटे का लगभग सेक्शन है, और नेटवर्किंग विथ नोड.js मॉड्यूल, ये 12 घंटे का सेक्शन है। इतना डिटेल्ड सेक्शन है कि मैंने सीधा वो कर दिया, एक कोर्स बना दिया है नेटवर्किंग का। आपको दिख जाएगा procoder.com के ऊपर। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ सब कुछ। लैन वैन क्रिएट करना, ये सब क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे प्रैक्टिकली सीखना है। और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स सीखना है, जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, कैसे बना, क्यों बना, ये भी इंपॉर्टेंट है सीखना। क्यों बना, कब बना। हाउ इंटरनेट कम्स टू आवर होम, हमारे घर तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है। और आईएसपीज़ क्या होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं अलग अलग। लैन और वैन क्या होता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। सेलुलर नेटवर्क्स 3G 4G 5G ये कैसे वर्क करता है, कैसे हवा से कनेक्शन आ जाता है, कैसे बिना किसी तार के 3G 4G में डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जब आप समझेंगे फंडामेंटल लेवल पर, जब आप प्रैक्टिकली समझेंगे, तब आपको एक खतरनाक डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ऐसी-ऐसी चीज़ें डिबग कर पाएँगे जो सीनियर डेवलपर नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। और फिर आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस, पब्लिक एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस, इसमें क्या डिफरेंस होता है, पोर्ट्स क्या होते हैं, मैक एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेसेस, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है? प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स आपको समझना है। फायरवॉल्स क्या होती हैं ये समझना है। डीएनएस नेम रेजोल्यूशन, डीएनएस डोमेन, डोमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे कि आप procoder.com के ऊपर गए यहाँ पे, ठीक है, procoder.com ओपन किया, तो इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है, ये है डोमेन। लेकिन इसके पीछे इसका एक आईपी एड्रेस होता है। जब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, तब ये तो तुरंत खुल गया, इतना तेज़ खुल गया, ब्राउज़र कैश करके रखता है क्योंकि मैंने पहले भी ओपन किया होगा। तो इसके बिहाइंड एक आईपी एड्रेस होता है, तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली डीएनएस सर्वर्स का यूज़ करके इसका आईपी एड्रेस ढूँढता है, और फिर उस आईपी एड्रेस के ऊपर जो इसका सर्वर है, उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेट होता है, और हमारी वेबसाइट्स ओपन होती हैं, वर्क करती हैं। तो आपको पूरा डोमेन समझना है पहले, तो डोमेन क्या होता है, कैसे परचेज़ करते हैं, डोमेन को परचेज़ करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता है। डोमेन को कैसे परचेज़ करना है, डोमेन को कैसे कनेक्ट करना है आईपी एड्रेस से, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। और डीएनएस कैसे वर्क करता है, डीएनएस रेज़ोल्यूशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। प्रैक्टिकल नेटवर्किंग, आप अपने लैपटॉप को एक पब्लिक सर्वर बना सकते हैं, यानी कि दुनिया में कहीं से भी कोई ओपन कर सकता है। और यहाँ पर हम शॉर्टकट यूज़ करने की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ टूल्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम ईज़िली अपने लैपटॉप से सर्वर को पब्लिक बना सकते हैं। एक कमांड रन करेंगे, ऑटोमेटिकली पब्लिक सर्वर बन जाएगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम प्योर आईपी एड्रेस का यूज़ करके अपने सर्वर को, मतलब अपने लैपटॉप को एक पब्लिक सर्वर बना देंगे। मतलब बीच में कोई सर्विस नहीं आएगी, कोई टूल नहीं होगा, हमारा लैपटॉप होगा और दुनिया होगी। दुनिया देखेगी हमारे सर्वर को, ठीक है? दुनिया ओपन कर पाएगी। जैसे कि कहीं पे क्लाउड के ऊपर होस्टेड हो हमारा वेबसाइट, इस तरह से हम कर सकते हैं अपने लैपटॉप से ही। तो ये सारी चीज़ें आपको करके समझनी है। जब आप करके समझेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि जो क्लाउड के सर्वर्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। कुछ स्पेशल नहीं होता है, वो भी एक कंप्यूटर है। बस चौबीसों घंटा रन करते हैं, यही स्पेशल बात है, ठीक है? एसएसएच क्या होता है? एसएसएच का यूज़ करके कैसे हम रिमोट सर्वर्स को, रिमोट मशीन्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये समझना है। एससीपी एसएसएच का ही एक पार्ट है, फाइल्स को कॉपी करने के लिए, वो भी समझना है। एडब्ल्यूएस का EC2 इंस्टेंस आपको इस सेक्शन के अंदर, इस फेज़ के अंदर आपको समझना है, ठीक है? एडब्ल्यूएस का EC2 इंस्टेंस एक रिमोट सर्वर है, एक मशीन ही है। ये इसका फुल फॉर्म होता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट,
क्लाउड के ऊपर हम अपने कोड को रन कर सकते हैं। हम अपने घर से बैठकर उनके लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। अब वो ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस नहीं मिलता है वहाँ पे, जैसे बटन नहीं क्लिक कर सकते हैं, सब कमांड का यूज़ करके काम होता है और वो एसएसएच के थ्रू होता है। तो ये चीज़ आपको सीखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है यहाँ पे, ठीक है? हैंड्स ऑन विथ नोड.जेएस प्रैक्टिकली करके देखना है कि टीसीपी यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ा था टीसीपी, यूडीपी, यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बनाना है टीसीपी का सर्वर, यूडीपी का सर्वर, ठीक है? और एचटीटीपी का सर्वर यूजिंग नोड.जेएस। ये सब बना के जब आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा टीसीपी के ऊपर ही एचटीटीपी बना है। ये एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल है, ये टीसीपी के ऊपर बना है और आप अपना खुद का भी प्रोटोकॉल बना सकते हैं, जो कि टीसीपी के ऊपर ही बना हो। और आप अपना टीसीपी जैसा भी प्रोटोकॉल बना सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये टीसीपी प्रोटोकॉल आईपी के ऊपर बना है, ठीक है? तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन टीसीपी के ऊपर ही ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स बनते हैं, उसके अंदर कोई ज़्यादा इन्वेंशन नहीं होता है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप कुछ क्रेज़ी नेटवर्किंग के अंदर जाना चाहते हैं तो, ठीक है? और इनफैक्ट हमारे नोड.जेएस कोर्स के एक स्टूडेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया है अपना नेटवर्किंग का, उससे बात करनी है मुझे, देखता हूँ, ठीक है? कभी मिलेगा तो बात करेंगे। तो बना सकते हैं अपने खुद के प्रोटोकॉल एचटीटीपी जैसे। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं केवल यूज़ करने वाली चीज़ें नहीं हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको बना सकते हैं और इसको एज़ अ प्रोजेक्ट भी शोकेस कर सकते हैं। जब आप इस लेवल पर चीज़ों को पढ़ेंगे, तब आप ऐसी-ऐसी चीज़ें बना पाएँगे जो लोगों के माइंड में भी नहीं आएँगी। मतलब एचटीटीपी जैसा आप कुछ बना सकते हैं, उससे बेटर आप कुछ बना सकते हैं, उससे ऑप्टिमाइज़्ड कुछ बना सकते हैं, ये आपके माइंड में आएगा। ये दूसरे लोगों के माइंड में नहीं आएगा जो केवल रेस्ट एपीआईज़ बनाते रहते हैं, CRUD ऑपरेशंस करते रहते हैं। आपको इस तरह से सीखना है और जब आप इस तरह से सीखेंगे ना, तो आप एआई कितना भी आगे चला जाए, आप इर्रिप्लेसेबल हमेशा रहेंगे, ठीक है? तो CRUD एपीआई बनाना है आपको और 1 मिनट, एचटीटीपी प्रोटोकॉल को डीप में समझना है। टीसीपी और यूडीपी आप ऊपर-ऊपर से समझ लीजिए हल्का-सा, लेकिन एचटीटीपी को डीप में समझना है क्योंकि एचटीटीपी के ऊपर ही हमारा सारा काम होगा, ठीक है? लेकिन टीसीपी को भी समझना है। अब कुछ लोग बोलेंगे टीसीपी इतना लो लेवल जाके जाके सीखने की क्या ज़रूरत है? इतना इतना डिटेल में क्या ज़रूरत है? तो भाई डेटाबेसेस के जब आप साथ काम करेंगे ना, डेटाबेसेस टीसीपी को ही यूज़ करते हैं। आपको टीसीपी नहीं पता होगा, तो आप डेटाबेसेस कैसे वर्क कर रहे हैं वो समझ ही नहीं आएगा, कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। डेटाबेसेस एचटीटीपी नहीं यूज़ करते हैं। अगर एक डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो टीसीपी यूज़ करना पड़ेगा। टीसीपी के ऊपर हर एक डेटाबेस का अपना खुद का प्रोटोकॉल होता है। तो अगर आप अपना डेटाबेस बनाते हैं, जैसे कि मान लो प्रोकोडर डेटाबेस, तो प्रोकोडर को अपना खुद का एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा टीसीपी के ऊपर, प्रोकोडर प्रोटोकॉल। तो टीसीपी के ऊपर ही वर्क करता है, टीसीपी के ऊपर ही पूरी दुनिया टिकी है। यूडीपी क्यों पढ़ना है? जैसे गूगल मीट जब आप करते हैं तो यूडीपी यूज़ करता है, ठीक है? यूडीपी प्रोटोकॉल। तो अगर आप कुछ भी रियल वर्ल्ड करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है? आप जब सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए। आप जल्दी-जल्दी छोड़ के मत भागिए, अच्छे से सीखिए, आराम से सीखिए, 1 साल का टाइम है, आराम से सीख सकते हैं, ठीक है? हाँ, CRUD एपीआई बना के देखिए एचटीटीपी मॉड्यूल को यूज़ करके, नोड.जेएस के अंदर एचटीटीपी मॉड्यूल होता है, उसका यूज़ करके आप CRUD एपीआई बना सकते हैं, ठीक है? इस सेक्शन का गोल ये है, डेवलप रियल नेटवर्किंग इंट्यूशन, कि असली में नेटवर्किंग कैसे वर्क करती है। इसके पहले वाले सेक्शन का हमने पढ़ा था क्या? आप पढ़ लेना अगर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है? ये अच्छा पढ़ा तो था शायद, पढ़ा था, ठीक है? डेवलप रियल नेटवर्किंग इंट्यूशन सो यू अंडरस्टैंड हाउ डेटा मूव्स अक्रॉस मशीन्स एंड इंटरनेट। आपको रियल इंट्यूशन आना चाहिए, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, ऐसे फ़ील होना चाहिए। फ़ील आता है ना जब आप पढ़ते हैं, जब कुछ अंदर से समझ आ जाता है तो फ़ील आता है। तो वो फ़ील आनी चाहिए कि कैसे आपका एक मशीन है या फिर आपका एक फ़ोन है और यूट्यूब का कहीं सर्वर है, वहाँ से वीडियो आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, इसकी जब फ़ील आ जाएगी आपको, तब मज़ा आएगा, तब होगा असली खेल। आप अपने फ़ोन से किसी दोस्त को मैसेज कर रहे हैं, मैसेज पहुँच तो जा रहा है, सब कुछ अभी जादू लगता है, वो सारा जादू गायब हो जाएगा, तब असली मज़ा आएगा। इस तरह से समझना है और आप इस सेक्शन को अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो ऐसे ही होगा, ठीक है? और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नोड.जेएस के पेड वाले कोर्स में
हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 2 सेक्शंस हैं, एक तो नेटवर्किंग वाला सेक्शन है, ये है, इधर कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला सेक्शन है, और एक नेटवर्किंग विद कोर नोड.जेएस मॉड्यूल। ये सब प्रैक्टिकली करके यहाँ पे बताया गया है। यूडीपी सर्वर कैसे क्रिएट करना है, टीसीपी कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारा फेज़ कंप्लीट हो चुका है, हमने नेटवर्किंग सीख ली है। अब आता है कुछ रियल वर्ल्ड वाला काम जो कि हमें करना है। रेस्टफुल एपीआईज़ बनाना है। अरे ये स्क्रॉल हो गया। रेस्टफुल एपीआईज़ बनाना है जो कि आराम करती हूँ। रेस्टफुल का मतलब ये नहीं होता है रेस्ट आप पढ़ना, रेस्ट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये आप पढ़ना। ठीक है, तो एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करना है यहाँ पे। बहुत सारे नोड जेएस कोर्स में यहाँ से शुरुआत होती है, नोड जेएस कोर्स में यहाँ से शुरुआत होती है, सीधा एक्सप्रेस से ही एपीआई बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है नेटवर्किंग क्या है, तो आप क्या नेटवर्किंग की एप्लीकेशन बनाएंगे भाई? आप मुझे बताइए। जब नेटवर्किंग पता ही नहीं है तो आप बस एपीआईज बनाते रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप बना क्या रहे हैं। आप बस कुछ कर रहे हैं और कुछ हो रहा है, बस इतना ही पता रहेगा। तो ये है, ठीक है, रेस्टफुल एपीआईज विथ एक्सप्रेस। इसको 2 वीक देना है। नेटवर्किंग को कितना देना था? 6 वीक्स रहा होगा, 5 वीक है। ठीक है, 5 वीक है। इसको 2 वीक्स देना है। 2 वीक्स के अंदर आपका ये हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आपको एक्सप्रेस के फंडामेंटल्स, एक्सप्रेस का आर्किटेक्चर, मिडलवेयर, राउटिंग, वैलिडेशन, एरर हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें सीखनी है। रेस्ट एपीआई के प्रिंसिपल सीखने हैं। कुछ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जिसका यूज़ करके हम अच्छे से एपीआईज़ को डिज़ाइन करते हैं। क्रड एपीआईज़ कैसे बनाते हैं? क्रड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं, जैसे कि एक पोस्ट को क्रिएट करना, रीड करना यानी कि सेंड करना है कहीं पे, ठीक है, अपडेट करना, डिलीट करना, यही ऑपरेशन होता है क्रड ऑपरेशन। तो ज़्यादातर सब लोग क्रड ऑपरेशन ही बताते हैं। एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनवा देंगे कहीं पे भी किसी कोर्स में, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है और ये चीज़ भी एआई कर लेता है। जब तक आप स्केल पर काम करना नहीं सीखते हैं, तब तक आपको रिप्लेस किया जा सकता है। आपको स्केलेबल चीज़ें सीखनी है और ये सारा कुछ सीखते-सीखते आपको अपना स्टोरेज ऐप बनाते जाना है। स्टोरेज ऐप बना रहे हो या फिर एलएमएस ऐप बना रहे हो, स्टोरेज ऐप सबसे सिंपल है और कॉम्प्लेक्स भी है। इसीलिए मैंने इस पूरे कोर्स के अंदर स्टोरेज ऐप ही सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हम जहाँ पे नोड.जेएस का यूज़ करके ये कर रहे हैं, नोड.जेएस मॉड्यूल, नेटवर्किंग विद कोर नोड.जेएस मॉड्यूल, यहाँ पर हम फाइल ट्रांसफ़र वाली एप्लीकेशन बनाएंगे। इधर ही कहीं होगा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फाइल ट्रांसफरिंग फाइल्स यूजिंग, ये है, अपलोडिंग फाइल्स है, ये सब कर रहे हैं। और ये देखो इम्प्लीमेंटिंग फाइल अपलोड विथ प्रोग्रेस, यहाँ पे हम फाइल अपलोड विथ प्रोग्रेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि ऊपर ही यहाँ पे अपलोडिंग फाइल्स का हम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हमारा लगभग स्टोरेज ऐप बनना शुरू हो गया है, इधर से ही बनना शुरू हो गया है। हम एकदम से बहुत ही बेयर मिनिमम करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे तो ये यहाँ पे कोड दिख रहा है और प्ले करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं, ब्लैक हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको यहीं से, जहाँ से आप रेस्ट एपीआई सीख रहे हैं और नोड.जेएस का यूज़ करके जैसे ही आप सर्वर्स बनाना शुरू करिए, आप यहीं से अपना स्टोरेज ऐप बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ये बहुत ही जानबूझकर, सोच समझकर सेलेक्ट किया हुआ प्रोजेक्ट है। ये कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई चैट ऐप नहीं है। चैट ऐप आप बाद में सीख सकते हैं। अभी आपको रियल वर्ल्ड वाली चीज़ें सीखनी है। रियल स्केल पर डेटा कैसे मूव होता है, कैसे वर्क करता है, वो सीखना है। इसीलिए स्टोरेज ऐप सीखना है आपको। और आप वीडियो स्ट्रीमिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एलएमएस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आपको खुद से ही सब कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस कोर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हम स्टोरेज ऐप यूज़ ही कर रहे हैं, स्टोरेज ऐप ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, मतलब यही सेक्शन है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। एपीआई के डिज़ाइंस, बिजनेस लॉजिक, सेपरेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, बैकएंड की एपीआईज बनाना है SaaS के लिए, ठीक है। यहाँ से आपका अब SaaS बनना शुरू हो जाएगा। लर्न टू डिज़ाइन एंड बिल्ड क्लीन रेस्ट एपीआईज विथ रियल बैकएंड स्ट्रक्चर एंड एरर हैंडलिंग, ठीक है। अब आता है डेटाबेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एप्लीकेशन, उसकी जान होती है डेटाबेस। अगर
अगर जो हमारा एप्लीकेशन है नोड.जेएस है वो दिमाग है, तो ये जान है उसके अंदर का दिल होता है। अगर डेटाबेस नहीं है किसी भी एप्लीकेशन का, कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचिए, यूट्यूब बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, सब कुछ सही है, बस उसका डेटाबेस गायब हो जाए, बाकी सब कुछ रहे। मतलब उसकी जितनी वीडियोज़ हैं, जितने क्रिएटर्स हैं, सब गायब हो जाएँ, बस एप्लीकेशन रहे। खोखा रहेगा पूरा एकदम, कोड खाली कोड रहेगा, उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही फ़ेसबुक पे, फ़ेसबुक का पूरा कोड रहेगा, बस डेटाबेस गायब हो जाए, डेटाबेस ना रहे, तो फिर एप्लीकेशन कुछ नहीं है बिना डेटाबेस के। बस खोखला है। माचिस का जो खोखा होता है, वो बोलते हैं ना, जब पूरी तीली निकाल देते हैं तो क्या बचता है, वही रहेगा फिर। तो ये सबसे चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर एक सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बस यही बोलता हूँ मैं। ठीक है? इसको आपको 4 वीक देना है, नहीं कि 1 महीना लगभग देना है। अच्छे से पढ़ना है। डेटाबेस के कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेस क्यों एक्ज़िस्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और मोंगोडीबी कैसे इंटरनली वर्क करता है। यहाँ पर हमने मोंगोडीबी चूज़ किया क्योंकि हम नोड.जेएस के साथ काम कर रहे हैं, और मोंगोडीबी का जो पूरा सीएलआई है जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं मोंगोडीबी डेटाबेस से, वो नोड.जेएस ही है। मतलब नोड.जेएस के ऊपर ही बना है। मोंगोडीबी का अगर आप सीएलआई लेंगे और उसका यूज़ करके आप नोड.जेएस की फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मोंगो एसएच ऐप.जेएस, अगर आपने थोड़ा भी नोड.जेएस का कोड एग्ज़ीक्यूट किया तो आपको समझ आएगा। आप मोंगो का शेल यूज़ करके नोड.जेएस फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो मोंगोडीबी का जो शेल होता है वो नोड.जेएस का ही एग्ज़ीक्यूटेबल है। नोड.जेएस के ऊपर ही बना है, और नोड.जेएस के साथ काफ़ी अच्छे से फिट बैठता है। इसीलिए हम मोंगोडीबी यूज़ करते हैं, लेकिन आप पोस्टग्रेस भी सीख सकते हैं, दूसरा डेटाबेस भी सीख सकते हैं। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आपको बस अच्छे से सीखना है, ठीक है? तो डेटाबेसेस क्यों एग्ज़िस्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इंटरनली कैसे वर्क करते हैं, और अगर आप मोंगोडीबी सीख रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स एंड कलेक्शंस क्या होते हैं। अगर आप पोस्टग्रेस सीख रहे हैं, तो वहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स हो जाते हैं, टेबल्स हो जाते हैं, वो आपको सीखना है। डेटा मॉडलिंग, डेटला मॉडलिंग बोलने जा रहा था। डेटा मॉडलिंग, स्कीमा डिज़ाइन, इंडेक्सेस, ट्रांज़ैक्शंस, क्वेरी ऑप्टिमाइज़ेशन, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। स्टोरेज बेसिक्स, इसका मतलब है कि कैसे जब हम कुछ राइट करते हैं डेटाबेस के अंदर, कुछ भी डेटा इंसर्ट करते हैं, तो स्टोरेज के अंदर कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर लिखा जाता है, कहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है? तो ये समझना है। रेप्लिकेशन, एसिड प्रिंसिपल्स, ये डेटाबेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये चाहे जो डेटाबेस हो, सबके अंदर एसिड प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये आपको समझना है। प्रैक्टिकल यूज़, नोड.जेएस के साथ कैसे हम मोंगोडीबी को यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आप मोंगोडीबी को ऐसे ही सेपरेटली समझेंगे, फिर उसके बाद नोड.जेएस के साथ इंटीग्रेट करेंगे। मोंगोडीबी का एटलस एक मैनेज्ड डेटाबेस सर्विस है। मैनेज्ड का मतलब हमें मैनेज नहीं करना है, हमें बना बनाया डेटाबेस मिल जाएगा, उसको यूज़ कर सकते हैं मोंगोडीबी एटलस का यूज़ करके, ठीक है? डेटा मॉडलिंग आपको करना है कि कैसे हम अपने SaaS के एप्लीकेशन को, स्ट्रक्चर को प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे, डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे ताकि वो एफिशिएंट रहे, फास्ट रहे, कम स्पेस ले और स्केलेबल रहे, ठीक है? लर्न डेटा मॉडलिंग एंड डेटाबेस, इसका गोल क्या है? लर्न डेटा मॉडलिंग एंड डेटाबेस फंडामेंटल्स, सो योर एप्लीकेशन स्टेज फास्ट, करेक्ट एंड स्केलेबल, ठीक है? ये हमारा इस सेक्शन का गोल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है एमवीसी आर्किटेक्चर। तो ये क्या होता है? ये होता है कि हम किस तरह से अपनी बैकएंड की एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करें ताकि कोड स्केलेबल रहे, रीडेबल रहे और मेंटेनेबल रहे, ठीक है? ये मेनली हमारे कोड के आर्किटेक्चर के बारे में है कि कोड को किस तरह से फ़ोल्डर्स में डिवाइड करना है, किस तरह से प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना है, ताकि कोई भी नया डेवलपर, नया बंदा अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को समझना चाहे तो आराम से समझ सके, ठीक है? तो एमवीसी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ईज़िली हो जाएगा। जैसे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, मतलब एमवीसी का फुल फॉर्म ये होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, कंट्रोलर सर्विसेज मॉडल्स, ये आपको समझने हैं, ठीक है? इम्प्लीमेंट करना है इस एक्सप्रेस और मंगूस का यूज़ करके। मंगूस एक ओआरएम होता है। ओआरएम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर या फिर मैपिंग, ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो ओआरएम का यूज़ करके आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। इसका यूज़ करके हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं। बाकी व्यूज़ और कंट्रोलर्स, व्यूज़ तो आजकल यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह पर सर्विसेज होती हैं, और कंट्रोलर्स हम वैसे भी एक्सप्रेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। राउट्स, राउट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर हम अपने सारे राउट्स को इकट्ठा लिखते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका 1 वीक के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? स्ट्रक्चर योर बैकएंड लाइक रियल टीम्स टू। सभी टीम्स इस स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं सो दैट कोड बेस स्टेज मेंटेनेबल एज फीचर्स ग्रो। ठीक है? तो ये मेनली कोड बेस को मेंटेन करने का एक पैटर्न होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? ये सेक्शन भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे-जैसे आप आगे जाएँगे ना, हर एक सेक्शन आएगा और वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यानी कि हर एक सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है और यह है ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। आप सोचिए कि आपने बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना दी, आपने डेटाबेस को भी बहुत फास्ट रखा है, स्केलेबल रखा है, सब कुछ बढ़िया है, कोड भी आपका स्ट्रक्चर्ड है, स्केलेबल है, मेंटेनेबल है। लेकिन आपकी एप्लीकेशन ही हैक हो गई। सारा डेटा चुरा ले गया हैकर, डिलीट कर दिया उसने या चोरी कर लिया, बेच दिया, कितनी बदनामी होगी। और अगर डेटा डिलीट कर दिया तब तो फिर गए काम से। और बहुत सारे लोग वो माँगते हैं रैनसम, फिरौती माँगते हैं, हैक कर लेंगे फिर बोलेंगे अब इतना दो, तभी हम आपका डेटा वापस करेंगे, डेटाबेस या सर्वर का कंट्रोल सब वापस करेंगे। तो आपको देना पड़ता है, इसीलिए सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखना है। अभी एज़ अ डेवलपर आपको लगता होगा कि कौन ही हमारी एप्लीकेशन को हैक करेगा, कौन हमें हमें जानता है। हाँ, सही बात है, आपको कोई नहीं जानता, आपकी एप्लीकेशन नहीं हैक करेगा। लेकिन जब आप कंपनीज़ के अंदर काम करते हैं, जो बिज़नेस कर रही हैं, जो असली पैसा कमा रही हैं, तो हैकर की नज़र में होती हैं कि हम इनसे पैसा ऐंठ सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आप अगर आप जाके कुछ गड़बड़ी करेंगे उल्टा-सीधा और कहीं ध्यान नहीं दिए, तो फिर आपकी कंपनी तो गई काम से, ठीक है? तो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज़ेशन के ऊपर ध्यान देना है, ताकि यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को आप सिक्योर रख पाएँ। पासवर्ड्स को हैश करके स्टोर करना है, नॉर्मली प्लेन टेक्स्ट में तो कभी स्टोर करते ही नहीं हैं, ठीक है? सेशंस एंड कुकीज़, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, ये बहुत ही मस्त सेक्शन है। इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। ये जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन जो है, ये एक तरह का स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन है। 2 तरह के ऑथेंटिकेशन होते हैं। एक होता है स्टेटफुल जिसके लिए हम सेशंस यूज़ करते हैं, सेशंस एंड कुकीज़, और एक होता है स्टेटलेस जिसके लिए हम जेडब्ल्यूटी यूज़ करते हैं। लेकिन स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मैंने कवर किया है इसको एक वीडियो में। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, मास्टरिंग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, और ये सबसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेक्शन है अभी तक का। फ्यूचर में कोई और लॉन्गेस्ट हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है। और यहाँ पर हमने हैशिंग भी सीखी है। हैशिंग शायद यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। ये पासवर्ड हैशिंग तो है, लेकिन पासवर्ड हैशिंग के लिए आपको पहले हैशिंग आनी पड़ेगी, तब आप पासवर्ड हैशिंग सीखेंगे ना। तो हैशिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें। और इधर ऑथेंटिकेशन, एक मिनट, स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस ऑथ। स्टेटलेस ऑथ इज़ अ जोक, ये हमें नहीं यूज़ करना है, ठीक है? जेडब्ल्यूटी नहीं यूज़ करना चाहिए। अब क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए आपको अभी नहीं समझ आएगा। जब आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके फ्लॉस को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, और वो मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, ठीक है? ओ ऑथ एंड ओपन आईडी कनेक्ट, यानी कि लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ गिटहब, ये सारी चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग ओ ऑथ एंड ओपन आईडी कनेक्ट। स्पेशली ओपन आईडी कनेक्ट का यूज़ करके कर सकते हैं। ओ ऑथ हमें और भी एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर आपका स्टोरेज ऐप है तो उसके अंदर गूगल ड्राइव से फाइल्स को इंपोर्ट करने का फीचर आप ओ ऑथ का यूज़ करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है गूगल वन टैप लॉगिन, या फिर इसका नाम ज़्यादा सही रहता है वन टैप लॉगिन विथ गूगल, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? तो वन टैप लॉगिन विथ गूगल, कई बार आप वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे कॉर्नर में लिख के आता है, आपका ईमेल दिखता है, एक बार क्लिक कर दिया ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया। तो वो फीचर कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईज़ी होता है उस तरह से लॉगिन करना, ठीक है? तो वो भी करके हमने देखा है और आपको भी सीखना चाहिए वो। फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और ओवैस्प सिक्योरिटी रिस्क, ये भी आपको समझना है। ओवैस्प के बारे में आपको पढ़ना है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी से रिलेटेड, ओवैस्प, ठीक है? इनकी टॉप सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ की लिस्ट होती है, टॉप 10 लिस्ट, ये टॉप 10 ऊपर ही मिल गई। तो इसके बारे में जानना और आपकी एप्लीकेशन को इन सभी टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ से आपको बचाना है, ठीक है? यहीं पर आपको कहीं मिल जाएगा टॉप 10, ये है।
ये 2021 का है क्या? चलो मैं अभी इसको एक्सप्लोर नहीं करता हूँ। ये देखो टॉप 10 की लिस्ट है इस तरह से, ठीक है? तो इनकी लिस्ट हमेशा रहती है ऐसे ही। आपको ये देख के आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर इन सभी रिस्क को फिक्स करना है, और ये चीज़ हमने सिक्योरिटी वाले सेक्शन के अंदर किया है ऑलरेडी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर सिक्योरिंग के अंदर इधर बहुत सारी अलग-अलग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, आप यहाँ से देख लेना। क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं और उनका क्या-क्या फिक्स होता है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? और ओवास्प ओवास्प OWASP, अरे! ये तो है ही नहीं यहाँ पे। मैंने वीडियो के अंदर बताया, शायद उस वीडियो का टाइटल ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने मेंशन तो किया है। टॉप 10 देखते हैं, टॉप 10 ये भी नहीं है। तो वीडियो डेडिकेटेड उसके ऊपर नहीं है, लेकिन इन्हीं वीडियोज़ में से किसी वीडियो के अंदर तो है, सिक्योरिटी वाले वीडियोज़ के अंदर, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ नहीं मेंशन्ड है, जो कि यहाँ पर मुझे दिखा तो याद आ गया। जो भी आपकी सेंसिटिव वैल्यूज़ होती हैं, वो एनवायरनमेंट फ़ाइल के अंदर स्टोर करनी होती है और इसको गिटहब के अंदर नहीं डालना होता है, .env फ़ाइल के अंदर। और ये आपको समझ में आ जाएगा जब आपने शुरू में ही पढ़ा होगा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमने एकदम फर्स्ट सेक्शन में ही पढ़ा था। फर्स्ट सेक्शन में या फोर्थ सेक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है, शुरू में ही। तो ये बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं, जो लोग वाइब कोड करते हैं ना, वो इसको कमिट कर देते हैं, गिटहब के ऊपर डाल देते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है? तो ये हो गया। और इस सेक्शन का गोल है बिल्ड सिक्योर ऑथेंटिकेशन विथ अ प्रोडक्शन माइंडसेट, सो यूजर्स एंड डेटा स्टे प्रोटेक्टेड एंड यू आर कॉन्फिडेंट। तो जैसे अभी आप एप्लीकेशन बना देंगे, बन भी जाएगी, चलेगी भी, लेकिन जब तक आपको सिक्योरिटी की नॉलेज नहीं होगी कि कितने तरीक़ों से हमारी एप्लीकेशन हैक हो सकती है, तब तक आप डाउट में रहेंगे कि कहीं हमारी एप्लीकेशन हैक तो नहीं हो जाएगी। लेकिन जब आपको पता होगा कि इतने तरीके से हैक हो सकती है, इतनी टॉप वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, तब आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपने सभी तरीकों को, हैक होने के तरीकों को फिक्स कर दिया है। अब कोई नया ही तरीका आ जाएगा, जो कि किसी को नहीं पता था, तब आपकी एप्लीकेशन हैक होगी, तो सबकी एप्लीकेशन हैक होगी, ठीक है? तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है पेमेंट एंड मोनेटाइजेशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, जहाँ पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि पेमेंट गेटवेज़ कैसे वर्क करते हैं, पेमेंट का आर्किटेक्चर, पेमेंट का फ्लो कैसे होता है, वेब हुक्स क्या होते हैं, कैसे वेब हुक्स का यूज़ करके पेमेंट गेटवे हमारी वेबसाइट को बताता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, अब तुम इसका ऑर्डर शिप कर दो या इसको स्टोरेज और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है? और पेमेंट गेटवे बहुत सारे अलग-अलग हैं। इंडिया के अंदर रेज़र पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वर्ल्ड वाइड स्ट्राइप ज़्यादा पॉपुलर है। और इंडिया के अंदर अभी तो स्ट्राइप वर्क भी नहीं कर रहा है। तो लेकिन कोर्स के अंदर मैंने दोनों पढ़ा है। यहाँ पर इसके बाद अच्छा, क्लाउड इंटीग्रेशन वाला सेक्शन इसके बाद आएगा यहाँ पे, ठीक है? लेकिन मेरे यहाँ पर ये ऊपर है, ठीक है? उसके बाद पेमेंट गेटवे है। तो एडब्ल्यूएस का इंटीग्रेशन है, उसके बाद पेमेंट गेटवे है विथ स्ट्राइप एंड रेज़र पे एंड स्ट्राइप, ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? तो आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप डिप्लॉय करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। अब आपकी एप्लीकेशन के अंदर सारे फीचर्स इम्प्लीमेंट हो जाएँगे। जब तक आप यहाँ तक पहुँचेंगे, सारे फीचर्स इम्प्लीमेंट हो जाएँगे। अब आपको इस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन के ऊपर लेके जाना है। जैसे कि साहिल ने किया है। साहिल की एप्लीकेशन अगर आपने नहीं देखी है, स्टोर स्टोर एक मिनट, स्टोर माय स्टफ़, ये हम सर्च करते हैं, डॉट क्लाउड ये है, स्टोर माय स्टफ़ डॉट क्लाउड। ये साहिल की एप्लीकेशन है। तो ये हमारे नोड.जेएस कोर्स के ही स्टूडेंट हैं और साहिल के साथ मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अगर मैं चैनल पे जाता हूँ तो ऊपर ही मिल जाएगा। इधर चैनल ओपन कर लेते हैं। ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, ये वाला वीडियो है, ठीक है? दिस वीडियो कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो ये वीडियो आप देखना, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है
और पढ़ाई करते टाइम एआई को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी और कैसे साहिल ने इस प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में बदल दिया है, ठीक है? तो आपको इस तरह से लाइव लेके जाना है ताकि कोई भी यूज़र यूज़ कर सके। मैं इसको यूज़ करके एक बार दिखा देता हूँ। मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर ये लॉग्ड इन है, साइन इन करूँगा तुरंत हो जाएगा। ये साइन इन हो गया। यहाँ पर मैं फाइल्स को अपलोड कर सकता हूँ, डायरेक्टरीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, क्रिएट हो गई। यहाँ पर ये फ़ोल्डर आ गया, 2-2 मतलब मैंने एक पहले भी क्रिएट किया होगा। ये जस्ट अभी क्रिएट किया है, ये पुराना है, ठीक है? ये वाला शायद अभी किया है, ये वाला पुराना है। तो ऐसे ही मतलब फ़ाइल्स को भी हम अपलोड कर सकते हैं, ऐसे ही सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे स्टोरेज परचेज़ करके रखा है। कितना? 299 मंथली हमें पे करना है और 100 जीबी की स्टोरेज यहाँ पे मिल रही है। ये सब रियल वर्क हो रहा है, रियल पेमेंट किया था मैंने और वो पेमेंट उसी वीडियो के अंदर किया था मैंने, ठीक है? तो आपको ऐसे ही प्रोडक्शन के ऊपर लाइव लेके जानी है अपनी अपनी एप्लीकेशन और प्रोडक्शन के ऊपर पहले तो आपको ये सीखना है नेटलिफाई, वर्सेल का यूज़ करके या रेंडर प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वन क्लिक डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ये ईज़ी होता है, ये सबको आता है। ये आप 1 मिनट क्या मतलब 10 मिनट के अंदर सीख लेंगे, ठीक है? आराम से सीख लेंगे। असली डिप्लॉयमेंट होता है एडब्ल्यूएस के ऊपर, जहाँ पर अपने बैकएंड को सेपरेट डिप्लॉय करते हैं, फ्रंट एंड को सेपरेट डिप्लॉय करते हैं और कैसे हम सीडीएन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि हमारा फ्रंट एंड बहुत फास्ट रहे। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। इंजनएक्स सीखना है, ठीक है? एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करना है कि ताकि वहाँ पे सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अवेलेबल रहें। पीएम2 एक टूल होता है, जिसका यूज़ करके हम प्रोसेस को मैनेज करते हैं। इंजनएक्स होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंजनएक्स एक रिवर्स प्रॉक्सी होता है। एसएसएल एंड एचटीटीपीएस कैसे इनेबल करना है। नॉर्मली हमारा सर्वर जो होता है वो एचटीटीपी होता है। जब प्रोडक्शन के अंदर डालते हैं ना, तो एचटीटीपीएस होना चाहिए। तो ये कैसे हम फ्री के अंदर इनेबल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है और फिर क्लाउड के कुछ चीज़ें सीखनी है, जैसे कि आईएएम के फंडामेंटल्स। एडब्ल्यूएस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आईएएम एक एक तरह से सर्विस है जो कि परमिशंस और एक्सेस को मैनेज करती है कि किसको किस यूज़र को कितना एक्सेस है, ये आपको समझना है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो कि है एस3 बकेट, इसको समझना है। सर्वरलेस, कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को सर्वरलेस एनवायरनमेंट के ऊपर जैसे कि एडब्ल्यूएस लैम्बडा इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। सीआई/सीडी पाइपलाइंस आपको समझना है, गिटहब एक्शंस और कस्टम सीआई/सीडी पाइपलाइंस आप बना के सीख सकते हैं। लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, ये आपको सीखना है। जैसे कि आपने डिप्लॉय तो कर दिया, लेकिन जब एरर आएगी, दिक्कत आएगी तो कैसे फिक्स करेंगे, ये भी आपको सीखना है, ठीक है? कॉस्ट अवेयरनेस, आपको कॉस्ट को हमेशा ध्यान में रख के चलना है। ऐसी सर्विसेज यूज़ करना है, इस तरह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना है ताकि कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है? डिप्लॉयमेंट का मतलब इस गोल का मैं फिर से बोल रहा हूँ। इस सेक्शन का क्या गोल है? सीआई/सीडी, ठीक है? लर्न डिप्लॉयमेंट, सीआई/सीडी, मॉनिटरिंग एंड क्लाउड बेसिक्स सो योर SaaS रन्स रिलायबली इन प्रोडक्शन, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन के अंदर रिलायबली रन करे, दिक्कत ना दे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है नोड.जेएस इंटरनल्स। अब ये सारा आप कर लेंगे, आपकी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क करने लगेगी। बस आपका इंटरव्यू अगर होगा तो इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इस वाले सेक्शन से पूछते हैं, ठीक है? इंटरव्यू के अंदर ये पूछते हैं कि नोड.जेएस का इवेंट लूप कैसे वर्क करता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के इवेंट लूप से काफ़ी डिफरेंट होता है। ये एसिंक आईओ कैसे वर्क करता है, लिव्यूबी क्या होती है, थ्रेड पूल क्या होता है, V8 इंजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। नोड.जेएस कैसे स्केल करता है नॉन ब्लॉकिंग आईओ को, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और आप आराम से सीख लेंगे। इसको 2 वीक के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से ये सीखने के बाद आप अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं ये समझने के बाद, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस को भी कंफर्टेबली आंसर कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप इतना कर लेते हैं, फ़ेज़ नंबर 14 तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप जॉब रेडी ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ और बाकी है, वो है एआई फॉर डेवलपर्स। अगर आप एआई को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत ही मिस आउट कर रहे हैं। आप थ्रू आउट जितना भी प्रोजेक्ट बनाएँगे, आप फ्रंट एंड के लिए आप एआई से कोड लिखवाइए, बैक एंड के लिए आप खुद लिखिए, ठीक है? और एआई से भी लिखवाइए, लेकिन खुद रिव्यू करिए, हर एक लाइन ऑफ कोड समझ के लिखिए, ठीक है?
तो एआई को लर्निंग टूल की तरह और प्रोडक्टिविटी टूल की तरह यूज़ करिए। एआई को यूज़ करिए अपना दिमाग बढ़ाने के लिए, अपने दिमाग को ख़त्म करने के लिए मत यूज़ करिए कि एआई लो, हमारा ये प्रोजेक्ट बना दो, एआई बना के दे देगा। आपका दिमाग कहाँ गया? आपका दिमाग तो फिर घास चरने चला जाएगा ना, ठीक है? तो आपको एआई का यूज़ करके अपने दिमाग को शार्प करना है। लर्निंग लर्निंग के लिए यूज़ करना है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि कोई भी रिपिटेटिव काम है जो कि आपको पता है आप आराम से कर लेंगे, उसके लिए आप एआई यूज़ करिए। डीबगिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कोड, जो कोड काफ़ी मुश्किल था, जो आप वैसे कभी समझ ही नहीं सकते, वो एआई की मदद से आप समझ समझ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ गई, कोई भी समस्या जो नहीं समझ आ रही है, उसको आप एआई से पूछ के फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? कई बार बहुत ही सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, टाइपो हो जाता है, खुद देख के लगता है सब कुछ सही है। एआई को कॉपी पेस्ट करके देंगे आप, वो बता देगा तुरंत ही। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैं कुछ कोड लिख रहा था, मैंने टेम्प डायरेक्टरी की जगह पे, मतलब टेम्प लिखना था, टीएमपी लिखना था, मैंने टीईएमपी लिख दिया था और मैं उसी में परेशान था कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, ठीक है? तो ऐसे इसीलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं। एक एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, वो आपको दिखेगी नहीं, एआई तुरंत देख के बता देता है। चैटजीपीटी के अंदर डाला मैंने एरर, उसने तुरंत बता दिया। तो आप ऐसे डिबगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एआई एज़ अ फीचर भी आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? सीएलआई एंड जीयूआई बेस्ड एआई टूल्स आप यूज़ करना सीखिए। जैसे कि कर्सर हो गया, कर्सर एक जीयूआई बेस्ड है, जीयूआई का मतलब वीएस कोड जैसा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, आप क्लिक करते हैं बटन से, माउस से, कीबोर्ड से ऐसे ही मूव करते हैं। सीएलआई टूल टर्मिनल बेस्ड होते हैं, जो कि सब हम कमांड से ही काम करते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो जैसे कि क्लाउड कोड हो गया शायद, ठीक है? तो मैंने अभी तक कोई भी ज़्यादा एआई टूल्स नहीं यूज़ किए हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम फ्यूचर में अपना एलएमएस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अभी हमने स्टोरेज ऐप बना दिया है, बना के कंप्लीट कर दिया है, डिप्लॉय भी कर दिया है, प्रोडक्शन के अंदर रन भी कर रहा है, ठीक है? और जो भी स्टूडेंट यहाँ तक फॉलो कर चुके हैं डिप्लॉयमेंट वाले सेक्शन तक, उन्होंने भी डिप्लॉय कर दिया है। इधर डिप्लॉयमेंट का सेक्शन कंप्लीट हो गया है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग हम सीख रहे हैं एडब्ल्यूएस लैम्बडा के साथ। तो उन सब का डिप्लॉयमेंट हो गया है, कई सारे बच्चों ने डिप्लॉय कर दिया है और साहिल वन ऑफ दोज़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है? तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था? मैं कुछ तो बोल रहा था। मैं भूल गया, मैं कॉन्टेक्स्ट ही भूल गया, मैं क्या बोल रहा था। हाँ, याद आ गया, मैं ये बोलने वाला था कि नेक्स्ट हम कुछ मंथ्स में, जब ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लैम्बडा वाला सेक्शन और ये नोड.जेएस अंडर द हुड वाला सेक्शन, ये दोनों सेक्शन जब कंप्लीट हो जाएँगे, तब हम अपना एलएमएस ऐप, जो कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट करेंगे। इसको मैं इधर ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी है। ये है कैपस्टोन प्रोजेक्ट। ये हमारा ओपन सोर्स एलएमएस प्रोजेक्ट होगा, जो कि बहुत ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट एलएमएस प्रोजेक्ट, वन ऑफ द क्या, बेस्ट एलएमएस प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड बनाएंगे हम इसको। और ये ओपन सोर्स रहेगा, कोई भी क्रिएटर इसको यूज़ कर पाएगा। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब से भी, मतलब आप कहीं से भी, कोई भी ओपन सोर्स है तो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम एआई के टूल्स का यूज़ करेंगे। अभी तक मैंने एआई के टूल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं सीखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ एआई को, ठीक है? सीखने के लिए, डीप में जाने के लिए, डिबगिंग के लिए अभी यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ एआई लाइक अ रियल डेवलपर, फास्टर एंड डीपर लर्निंग, बेटर डिबगिंग एंड स्मार्टर प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है? तो एआई को आपको इस तरह से यूज़ करना है। 1 मिनट के लिए रुक जाइए और ध्यान से इस बात को सुनिए। वीडियो का ये वाला हिस्सा मैं बाद में रिकॉर्ड करके लगा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पूरा रोड मैप कंप्लीट करके बना के रिकॉर्ड कर दिया, तब मुझे ध्यान आया कि टाइपस्क्रिप्ट इंक्लूड करना तो मैं भूल ही गया। तो मैंने क्या किया है, इस रोड मैप के अंदर थोड़ा-सा चेंज किया है। सेक्शन नंबर 14 के बाद सेक्शन नंबर 15 हमारा टाइपस्क्रिप्ट होगा। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 16 एआई रहेगा। तो मैंने शुरू में डिसाइड किया था 15 फेजेस रहेंगे, लेकिन अभी 16 फेज हो गए हैं। एक ऐड हो गया जो कि टाइपस्क्रिप्ट है, और ये आपको लास्ट में पढ़ना है। जब आप नोड.जेएस, फ्रंट एंड, बैक एंड सब कंप्लीट कर लें, तब आप पढ़ें। कुछ लोग रिएक्ट पढ़ने के बाद ही टाइपस्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, तो वो ऐसे लोग के लिए होता है जो केवल फ्रंट एंड करना चाहते हैं। लेकिन आज के टाइम पर आपको फुल स्टैक करना है, तो आपको पूरा करने के बाद तब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना है। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या-क्या आपको पढ़ना है, कि टाइपस्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है, टाइपस्क्रिप्ट एग्ज़िस्ट क्यों करती है,
कैसे जावास्क्रिप्ट की कुछ प्रॉब्लम्स को फिक्स करती है। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या कोड टाइप्स हैं? टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कुछ अलग-अलग तरह के टाइप्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट के जैसे टाइप्स होते हैं, वैसे टाइपस्क्रिप्ट में भी होते हैं। टाइप इंटरफेसेस, फंक्शन टाइपिंग और इंटरफेसेस, टाइप एलिसेस फॉर एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स, यूनियन टाइप और यूटिलिटी टाइप, जेनेरिक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। टाइप नैरोइंग और यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट विथ रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस, आपको ये पढ़ना होगा कि रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट का सेटअप कर सकते हैं, कैसे नोड जेएस के अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। टीएस कॉन्फ़िग को समझना है कि इसका स्ट्रिक्ट मोड कैसे वर्क करता है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हम सेट कर सकते हैं। और टाइपस्क्रिप्ट अपने खुद के प्रोडक्ट में अप्लाई करिए। जैसे आपने कुछ कोई प्रोडक्ट बनाया है, पहले आप उसको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाइए। अभी आप सीखने के लिए बना रहे हैं, तो पहले आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाइए, उसको बाद में आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करिए। मुश्किल रहेगा, मतलब टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगर आप शुरू से ही टाइपस्क्रिप्ट में बनाते तो जल्दी हो जाता, लेकिन आप अभी जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, अभी बेसिक चीज़ सीख रहे हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही एक सुपरसेट है, उसके ऊपर बना है। तो सारी चीज़ें आपकी जो जेएस फाइल्स हैं, उसको अगर ts.ts के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा। थोड़ा बहुत एरर रहेगा, उसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो पहले आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाइए, फिर उसको बाद में टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करिए, ठीक है? तो टाइपस्क्रिप्ट आजकल जॉब्स में यूज़ होता है, चाहे जहाँ भी आप चले जाएँगे, हर एक प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फर्स्ट डे से ही टाइपस्क्रिप्ट सीखना है, आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट को बाद में सीखना है और इसको सीखने में आपको 2 वीक लगेगा। मैंने पुराने सेक्शन से, मतलब ऊपर वाले सेक्शन से, जैसे कि डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट और इस वाले सेक्शन से 1-1 वीक चुरा के इसको दे दिया है टाइपस्क्रिप्ट को, यहाँ यहाँ पे दे दे दिया है। तो आपका अभी भी 12 वीक्स के अंदर, 12 वीक्स नहीं है, 54 या 52 वीक्स है, यानी कि 1 साल के अंदर आपको आपका ये अभी भी कंप्लीट हो जाएगा 52 वीक्स के अंदर, और आपको टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ना है अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है? तो ये वाला पार्ट मैंने बाद में रिकॉर्ड करके ऐड किया है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले कि हम वीडियो में आगे कंटिन्यू करें ओरिजिनल वीडियो में, ये तो अलग से हिस्सा है, मैं फ्यूचर से रिकॉर्ड करके लगा रहा हूँ। वो ये कि आप जब इसको कॉपी करेंगे, जिसे डुप्लिकेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डुप्लिकेट किया है, ठीक है? जब आप उस डुप्लिकेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ये डिस्कॉर्ड के अंदर मिल जाएगा इसका पूरा लिंक। जब आप यहाँ पे डुप्लिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तब आपके अंदर, मतलब आपके नोशन के अंदर ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है? अब आप एडिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और उसके साथ-साथ इसको पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, शेयर नहीं, इधर 3 डॉट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा, तो इधर एक्सपोर्ट का बटन मिलेगा। आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड करके, और इंक्लूड सब पेजेस ये नहीं करना है, बस हमें ऐसे ही एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है? यहाँ पर ये पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये मार्कडाउन सिलेक्टेड था, पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है और इसको A4 साइज़ में प्रिंट कर लेना है, और प्रिंट करके अपनी दीवार पे चिपका देना है या टेबल पे रख लेना है। और जैसे कि अभी ऐसे प्रिंट करेंगे हम, ये 100% स्केल है, हम इसको थोड़ा-सा 90% करके प्रिंट करेंगे तो दिखेगा भी और थोड़ा छोटा हो जाएगा, कम पेजेस में हमारा काम हो जाएगा। आप 90%, 95 पेजेस, मतलब 95% करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से, ये डाउनलोड हो गया है। ये देखो 12 पेजेस के अंदर ये पूरा आ गया है, और देखो कितना अच्छे से आया है ये। अब आप इसको प्रिंट कर लीजिए। आप पहले तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिए, जो कि आपको ऑलरेडी आता है उसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ड्यूरेशन कस्टमाइज़ कस्टमाइज़ कर लीजिए और इसको प्रिंट करके रख लीजिए अपने टेबल पर। और ऑन एन एवरेज ये 12 पेजेस का बना है हमारा रोड मैप, तो आपको हर 1 महीना 1 पेज, यानी कि 1 फ़ेज़, PHASE, फ़ेज़, अगर 1 फ़ेज़ कंप्लीट होता है, तो 1 पेज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 12 पेजेस आप प्रिंट करवाएँगे, तो 1 पेज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कई बार हो सकता है कोई बड़ा फ़ेज़ हो तो 2 महीने तक चल जाए, एक ही पेज वाला, मतलब एक ही जो प्रिंट किया हुआ पेज है, वो चलेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज 6 महीना बीत गया तो 6 पेजेस आपके टिक हो जाने चाहिए, जितने भी आपके टोटल पेजेस रहें। तो आप इस तरह से फ़ॉलो करना, ठीक है? आप इसको सीरियसली लीजिए, और जब आप कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करेंगे, और ये रोड मैप देखने से कुछ नहीं होगा। रोड मैप के बाद रोड मैप, रोड मैप के बाद रोड मैप देखते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। आपको
फॉलो करना है, कोर्स फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, कोड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब कोर्स के अंदर वीडियो के अंदर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो वो वीडियो नहीं देखना है आपको, कोड करना है, ठीक है? तो रोड मैप देखने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा। आप अभी तक बहुत बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन इस बार आप इसको प्रिंट करके रखिए। जब आपके पास फिज़िकल पेपर रहेगा, आप चाहें तो इसको छोटे-छोटे कार्ड्स में प्रिंट कर सकते हैं और छोटा करके, जैसे अभी मैंने 80% 90% किया, आप 80-70% कर दीजिए, तो और मतलब 7-8 पेजेज़ में ही आ जाएगा ये। या फिर और छोटा किसी तरह से कंप्रेस करके आप लगा दीजिए बोर्ड के ऊपर और उसको टिक करते जाइए। और क्यों कर रहे हैं आप सारा रीज़न लिखिए। ये क्यों आपको फुल स्टैक सीखना है, क्यों आपको जॉब चाहिए। ये सारा जब रीज़न लिखेंगे आप, तब आप इसको कंप्लीट कर पाएँगे, क्योंकि लड़ाई लंबी है। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको एआई अभी रिप्लेस करने वाला नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, ये चीज़ एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बता दिया और एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी दे दिया और ये पीडीएफ भी दे दिया है। पीडीएफ आपको खुद ही प्रिंट कर लेना है, आपको ये लिंक मिल जाएगा। अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके आप पीडीएफ को प्रिंट कर लेना। एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर अभी आप नोड.जेएस कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं, जब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा कोर्स चल रहा है, ठीक है? लेकिन अगले 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आप अभी एनरोल कर लेते हैं, तो आपको एडवांस बैकएंड विथ नोड.जेएस का भी कोर्स मिल जाएगा। ये एडवांस कोर्स है, इसका सिलेबस आपको इधर मिल जाएगा, एडवांस बैकएंड विथ नोड.जेएस। इसके अंदर ये है, एडवांस चीज़ें हैं, जैसे कि चाइल्ड प्रोसेसेस क्या होते हैं, स्केलिंग, कैसे हम नोड.जेएस की एप्लीकेशन को क्लस्टरिंग का यूज़ करके स्केल कर सकते हैं, और भी स्केलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम, जैसे कि लोड बैलेंसर्स और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? और ये मोंगोडीबी को कैसे स्केल करना है, ये भी हम पढ़ेंगे, शार्डिंग, रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें और भी डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? डॉकर्स क्या होते हैं, डॉकर कंटेनराइज़ेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। कंप्रेशन कंप्रेशन टेक्निक्स, कैसे हम नोड.जेएस का यूज़ करके अपने एप्लीकेशन के डेटा को कंप्रेस करके फास्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मल्टी थ्रेडिंग इन नोड.जेएस, नोड.जेएस लगता है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि नोड.जेएस सिंगल थ्रेड होता है, लेकिन नोड.जेएस मल्टी थ्रेडेड है, मतलब मल्टी थ्रेडिंग हम कर सकते हैं नोड.जेएस के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे एडवांस के अंदर। क्रिप्टोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जब तक क्रिप्टोग्राफी नहीं समझेंगे ना, तब तक एडवांस सिक्योरिटी हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और फिर रियल टाइम कम्युनिकेशन विथ वेब सॉकेट्स, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए है। तो ये सारे एडवांस सेक्शंस हैं, लेकिन अभी इसका एक भी वीडियो रिकॉर्ड होकर ऐड नहीं हुआ है, लेकिन आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा अगर आप अभी इसके अंदर एनरोल करते हैं। और जैसे ही हमारा ये वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है? ये नोड.जेएस वाला, ये हमारा, हम ऑलरेडी यहाँ पे हैं, इस 21 वाले सेक्शन के ऊपर हैं। ये 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, 1 महीने के अंदर ही, तो फिर ये वाला पार्ट सेपरेट हो जाएगा। तब आप अगर नोड.जेएस को परचेज़ करेंगे, तो आपको एडवांस वाला नहीं मिलेगा। तो अगर आप एडवांस भी सीखना चाहते हैं, एडवांस भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप अभी एनरोल कर लेना, ठीक है? तो ये 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको बताना था। हम अपने रोड मैप के ऊपर आ जाते हैं और अपनी मेन वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और फिर ऑप्शनल यहाँ पे एक फ़ेज़ है, यहाँ पर आप टेस्टिंग सीख सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, टीडीडी, आप देखना। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग, लीड कोड ग्राइंडिंग, ये नहीं इंक्लूड किया है। मल्टीपल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हमने नहीं मेंशन किया है, बस हम केवल रिएक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और रिएक्ट मोर देन इनफ है, ठीक है? नेक्स्ट जेएस भी है, और वो क्या बोलते हैं, एंगुलर भी है, व्यू जेएस भी है, स्वेल्ट भी है। आप रिएक्ट के ऊपर फोकस करिए, आपका काफ़ी काम हो जाएगा, ठीक है? अगर आप फुल स्टैक के ऊपर जा रहे हैं तो। अगर आप केवल फ्रंट एंड है, तो आप नेक्स्ट जेएस भी सीखिए, ठीक है? यहाँ पर अर्ली, नेक्स्ट है अर्ली माइक्रो सर्विसेज। अर्ली का मतलब हम जल्दी ही माइक्रो सर्विस नहीं सीखेंगे। माइक्रो सर्विस आप बाद में कभी भी सीख सकते हैं। माइक्रो सर्विस अलग चीज़ है, ठीक है? वो फंडामेंटल नहीं है, वो फालतू चीज़ है। मतलब फालतू नहीं है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर यूज़ होता है, लेकिन ठीक है, इसके बिना आप आराम से सीख सकते हैं। और और इसको सीखने में 1 वीक लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 वीक, 2 वीक के अंदर आप सीख सकते हैं। अगर आपका 1 वीक क्या मतलब, और भी कम कम समय में आप सीख सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज़ 2 दिन के अंदर सीख सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो। कुबरनेटीज़ नहीं सीख रहे हैं, फालतू में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेगा। एंडलेस एडब्ल्यूएस सर्विसेज, एडब्ल्यूएस की हज़ारों सर्विसेज हैं, सर्विसेज सीखने बैठेंगे तो हम सीखते रह जाएंगे। एमएल थियरी ट्रेनिंग, एआई एमएल ये सब नहीं सीख रहे हैं हम। बूट कैंप स्टाइल शॉर्टकट्स ये नहीं कर रहे हैं। मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बूट कैंप के अंदर जैसे होता है ना 6 महीने में आप जॉब पा जाइए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सीख रहे हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होने के बाद 1 साल के बाद क्या आउटकम होगा? आपका स्ट्रॉन्ग सीएस फंडामेंटल होगा, नेटवर्किंग का फंडामेंटल, बैकएंड का फंडामेंटल, ये सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एक रियल प्रोडक्शन ग्रेड आपका सास प्रोजेक्ट रहेगा। और अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो हमारा 2-2 प्रोजेक्ट हो जाएगा और प्रोडक्शन ग्रेड प्रोडक्ट रहेगा। और एलएमएस तो एकदम प्रोडक्शन ही रहेगा, उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्यूचर में। अभी हम थर्ड पार्टी एलएमएस प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हम अपना खुद का बनाए हुए यूज़ करेंगे। क्लियर मेंटल मॉडल ऑफ फुल स्टैक सिस्टम्स, आपको पूरा मेंटल मॉडल रहेगा फुल स्टैक सिस्टम्स का। आप जॉब रेडी हो जाएंगे फुल स्टैक रोल्स के लिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस इन रियल बिल्डिंग इन रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग डिसीजंस, ठीक है। आप रियल वर्ल्ड में इंजीनियरिंग के डिसीजंस ले पाएंगे कि किस तरह से सर्विसेज को आर्किटेक्ट करना है, किस तरह से हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम सिक्योर बना सकते हैं सिस्टम्स को। इन सब के लिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये है पूरा 1 साल का रोड मैप। ये आपको डिस्कॉर्ड के अंदर मिल जाएगा। फुल स्टैक का एक सेक्शन बना देंगे, वहाँ पे रिसोर्सेज का सेक्शन रहेगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करके डिस्कॉर्ड, वहाँ से आप इसको लेके आप क्लोन कर लेना और अपने हिसाब से इसको फॉलो करना, ठीक है। अपने हिसाब से जितना भी आप सीख चुके हैं उसको हटा देना, और जितना आपको सीखना है उसको यहाँ पे रखना, और उसको 1 to 3 ऐसे सेक्शन बना लेना और वीक्स के अंदर डिवाइड कर लेना। वीक्स जितना मैंने यहाँ पे दिया उतना ही वीक रख दीजिए। आपको मतलब आपको अगर लगता है आप जल्दी कम कर सकते हैं तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और अगर आप Node.js कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं और अगर आप इसको न्यू ईयर के टाइम पर देख रहे हैं तो आपको न्यू ईयर वाला कूपन कोड मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कूपन कोड क्या है अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो, लेकिन आपको न्यू ईयर की सेल का कूपन कोड मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर न्यू ईयर के अराउंड नहीं देख रहे हैं, आप बाद में देख रहे हैं, तो भी जो भी रिलेवेंट कूपन कोड होगा, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। और एक चीज़, ये अगर आप इंडिया से परचेज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से परचेज़ कर लेना, यहाँ पे आके पेमेंट के ऊपर जाना। और अगर आप बाहर से भी हैं और यहाँ से आप परचेज़ करते हैं और अगर फेल हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के ऊपर जाके यहाँ से सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे ना तो आप स्ट्राइप के थ्रू पे कर पाएंगे, तो आप कोई भी इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस 2026 के साल में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और एआई के एज में डेप्थ ही है जो कि आपको बचाएगा, ठीक है। जितने भी ऊपर ऊपर वाले डेवलपर्स हैं वो सब साफ हो जाएंगे। आपको इस तरह का डेवलपर बनना है जो कि एआई भी ना रिप्लेस कर पाए। और अगर आप इस रोड मैप को फॉलो कर पाते हैं तो एआई आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा कभी भी, जब तक एजीआई नहीं आ जाता है। अब तो एजीआई की भी डेफिनेशन ये लोग बदलने लगे हैं, ठीक है। एजीआई का मतलब ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक तरह से जनरल इंटेलिजेंस। तो ठीक है, सही है। आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फुल स्टैक जर्नी, फॉर योर बैक एंड जर्नी, फ्रंट एंड जर्नी, जहाँ पे भी हों आप अपनी जर्नी के अंदर। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।